We have Abhay from small size firm, mid size firm जो ही आपने किया है and Noor you are from a big four. कोई भी अगर एक स्टूडेंट है जिसको इंटरव्यू करना है in all these three kinds of firms, क्या टाइप के क्वेश्चंस उनको पूछ सकते हैं? So my director took my interview. Like I was calling him sir. तो उन्होंने बोल दिया कि सर मत बुलाओ. इंटरव्यू में it was more about कॉलेज का क्या एक्सपीरियंस था, जो CV में है उसके अलावा बताओ क्या किया लाइफ में. What is an ideal format जो फॉलो करते हैं रेज्यूमे का? बहुत प्लेन रखना होता है रेज्यूमे को. कलरफुल और ये फोटो वगैरह वन शुड नॉट यूज. योर एक्स्ट्रा करिकुलर इट शुड हाईलाइट. यू शुड बोल्ड दैट content. It plays a very major role. What's the funniest thing you guys have experienced in your articleship? तो मेरा एक लूम्स वाला क्लाइंट था. मैं एंड मेरे कलीग थे साथ में. तो उधर टेबल एंड ऑल ऐसा भी कुछ नहीं था. तो हमने स्पेसिफिक बोला कि सर हमारे लिए एक टेबल तो लगा दो कि हम उस पे हमारी फाइल्स रख के हम ऑडिट तो एक बार कर सकते हैं. तो इन बिटवीन ऑफ लूम्स प्लास्टिक चेयर पे बैठ के हमने ऑडिट किया था. और ऐसा होता है क्या कि बिग फोर में अगर जाना है तो यूजुअली पार्टनर रेफरेंसेस होने चाहिए तभी मिलता है? नहीं, डेफिनेटली नॉट. क्योंकि मैंने जितने भी आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई किया था हर एक फॉर्म में, मैंने लिंक्डइन के मैसेजेस के थ्रू अप्लाई किया था. What's the most ridiculous task you guys have done in your articleship? Do you think that people जिनको रैंक नहीं आता है उनको बहुत डिफिकल्ट होता है बिग फोर में जाने के लिए? एंड ये बताओ थोड़ा, आपने 25 इंटरव्यूज दिए आर्टिकलशिप के लिए, डिफरेंट फर्म्स में आपको कैसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस अलग था? This is a hack. You can try this. अगर India is currently the fastest growing large economy in the world, and if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. सो गाइज आर्टिकलशिप रिलेटेड पॉडकास्ट होने वाला है ये. तुम तीनों की जर्नीज डिस्कस करेंगे एंड जिसको भी जानना है आर्टिकलशिप कहाँ पे करनी है, मिड साइज में करनी है, स्मॉल साइज में करनी है, बिग फोर में करनी है, आई थिंक यू थ्री आर द बेस्ट पीपल टू गाइड देम विद दैट बिकॉज हमारे पास एक डाइवर्स पैनल है. सो वी हैव समवन फ्रॉम बिग फोर, वी हैव समवन फ्रॉम मिड साइज फर्म एंड द लास्ट पर्सन फ्रॉम स्मॉल साइज फर्म. तो बिफोर वी बिगिन, तुम्हारा तीनों का एक क्विक बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को एंड देन वील टेक द फर्दर क्वेश्चंस दैट तुम लोग आर्टिकलशिप कहाँ पे कर रहे हो, क्यों चूज किया ये आर्टिकलशिप करना, एंड थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड. सो हाय, मेरा नाम नूर है. मैं अपनी आर्टिकलशिप M&A टैक्स डोमेन में करी हूँ डिलॉयट इंडिया में. एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 48 थी CA इंटर में अलॉन्ग विद रेगुलर कॉलेज. सो आई वेंट टू किरोड़ीमल कॉलेज एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी. और M&A टैक्स में मेरे को हमेशा से जाना था क्योंकि एक तो मेरे को प्राइवेट इक्विटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो मेरे सीनियर्स ने मेरे को गाइड किया कि जो M&A टैक्स में थे तो उन्होंने बताया कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं. तो मेरे को बहुत इंट्रीगिंग लगा है कि मैं मतलब मेरी फर्स्ट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और उसी में ही मैं प्राइवेट इक्विटीज़ के साथ इन्वॉल्व हो जाऊँगी. सो दिस वाज अमेजिंग टू मी. इसीलिए दैट्स व्हाई आई चोज प्राइवेट इक्विटी M&A टैक्स. एंड Deloitte इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स M&A टैक्स प्रैक्टिस. सो दैट्स व्हाई Deloitte. सो डिलॉयट के अलावा आपने कभी लाइक मिड साइज फर्म या स्मॉल साइज फर्म चूज करने का सोचा भी नहीं था बिफोर यू डिसाइडेड कि बिग फोर में जाना है? नहीं, इनफैक्ट मैंने नहीं सोचा था ऐसा. इनफैक्ट जो मेरी रैंक के पीछे मोटिवेशन थी वो यही थी कि मेरे को बिग फोर में जाना है. एंड डेफिनेटली रैंक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन. एंड डू यू थिंक दैट पीपल जिनको रैंक नहीं आता है उनको बहुत डिफिकल्ट होता है बिग फोर में जाने के लिए? नो कुशल, आई डोंट थिंक लाइक दिस. मतलब इट एक्ट्स एज अ बोनस, इट हेल्प्स यू अ लॉट, पर मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं होता उसके लिए. बट एडिशनली मतलब बोनस पॉइंट मिलता है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी के होनी चाहिए रैंक. और अगर रैंक नहीं रहा किसी का, मल्टीपल अटेम्प्ट्स है, तो उनको भी बिग फोर में मिल सकता है? मल्टीपल अटेम्प्ट्स का आई एम नॉट श्योर, पर रैंक नहीं है तो डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. मतलब इंसान कैसे कम्युनिकेट करता है, आपका ग्रिड कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है, आप इंटरव्यू कैसे, मतलब इंटरव्यू के टाइम आपका कैसे रहता है सब कुछ. सो दैट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. मतलब रैंक इज नॉट एसेंशियल के होनी ही चाहिए. गॉट इट. जूही, नेक्स्ट टू यू. सो मेरा नाम जूही है. मैंने अपने आर्टिकलशिप KNAV से की है. अब मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली है अरिहंत कैपिटल में इन इक्विटी रिसर्च. सो KNAV को सिलेक्ट करने का मेन मतलब KNAV बिकॉज इट हैज़ वेरी हाइब्रिड मोड ऑफ वर्किंग. सो KNAV फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आर्टिकलशिप के लिए. और क्योंकि मैं ना एक अजमेर से रीलोकेट होकर मुंबई आई, अजमेर बीइंग अ स्मॉल टाउन, तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न थे कि मुंबई जैसे सिटी में व्हाट इफ इट डोंट वर्क आउट, मेरी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया. सो KNAV हैड दैट ऑप्शन कि मैं अपने घर वापस जाकर कंटिन्यू कर सकती हूँ, फिर मैं वापस आ सकती हूँ. और US टैक्स बीइंग इंटर में मुझे टैक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, तो मुझे टैक्स में ही जाना था. US टैक्स इज समथिंग न्यू एंड US इज अ डेवलप्ड नेशन, सो दैट इज व्हाई आई चोज दैट.
KNAV कितनी बड़ी फर्म है, कितने पार्टनर्स है और कितने टोटल टीम मेंबर्स है? एग्जैक्ट नंबर मुझे भी हम्म। नहीं पता है, बट यूएस टैक्स में देर आर 2 पार्टनर्स. Okay. वन इज इक्विटी पार्टनर शिशिर सर एंड देन कविन सर. गॉट इट. एंड आर्टिकल्स कितने हो गए, एनी आइडिया? जैसे मैं आर्टिकलशिप करा था तब 120 130 आर्टिकल्स होते थे हमारे फर्म में, तो यहाँ पे कितने आर्टिकल्स हो गए? सो केवल यूएस टैक्स में हम कह सकते हैं 50 to 60 आर्टिकल्स आर ओह देयर. ओके. So KNAV has grown a lot in last Hmm. few years. KNAV को मतलब I think KNAV Big Four को compete कर सकती है कुछ सालों में, क्योंकि उसने बहुत ग्रो करा है और Hmm. अभी शायद निखिल कामत ने भी वहाँ इन्वेस्ट Right. करा है. तो KNAV is growing very well. Culture wise it's very very good firm. मतलब Right. hybrid mode and culture wise people are not toxic, understanding. So Right. overall good experience. Right. So yeah, I mean, I have hosted Webber Uncle, जो KNAV के V वाले जो partner है, Yes. so I know him quite well, and a big shout out to him also. He's like one of the smartest persons I know of, and उनके साथ जब बात करता हो तब ऐसे लगता है कि like ऐसे बात करती जाओ, समझ ही नहीं आता है how we have spent like 1.5 2 hours etc. So वो पूरा advisory valuations वो वाला जो segment है वो पूरा वो handle करते हैं. KNAV is doing very well. मतलब वो है ना फीडबैक्स बहुत लेते हैं आर्टिकल से. हर ट्रेनिंग सेशन में वो लोग फीडबैक्स लेते हैं कि व्हाट हाउ कैन वी इम्प्रूव. एंड इनफैक्ट लाइक मेरा लिंक्डइन अकाउंट काफी ग्रो कर रहा है, तो इक्विटी पार्टनर रीच्ड आउट टू मी टू आस्क कि क्योंकि आप लोग जेनजी हो, आप लोग को ज्यादा पता है, प्लीज टेल अस हाउ कैन वी ग्रो आवर पेज. Wow, So that's it's so very sweet. मतलब, yeah, that's so sweet and Yeah. giving opportunity to young people and also at the Correct. same time कि इतना मतलब इतना अच्छा फील हुआ कि एक इक्विटी पार्टनर ने approach Right. करा. So LinkedIn पे you are active, you are saying. So क्या क्या content डालते हो आप? मैं मोस्टली आर्टिकलशिप रिलेटेड ही हम्म. डालती हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत दिक्कत हुई. मैं खुद अजमेर से आती हूँ जो कि एक स्मॉल टाउन है. मेरी कोई रैंक भी नहीं थी और मुझे अटेम्प्ट्स भी लगे थे, बट मुझे पता था मुझे मुंबई आना है और अच्छी जगह से आर्टिकलशिप करनी है. तो इनफैक्ट मुझे बिग फोर से भी कॉल आए एंड विदाउट एनी रेफरेंस, क्योंकि मैं एक सीए बैकग्राउंड से भी नहीं आती हूँ. आई वुड बी फर्स्ट जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन माय फैमिली. सो मेरे लिए ऐसा क्या बोल रहे हैं? If I would become CS soon. Yes. Manifesting. So, but मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. आई रीच्ड आउट टू 100 पीपल, बट मैंने रियलाइज करा, मैंने लिंक्डइन पे उसी टाइम कंटेंट डालना स्टार्ट किया एंड पीपल वर लाइकिंग माय कंटेंट. मेरे को व्यूज मिल रहे थे एंड बिकॉज मेरा अकाउंट एक्टिव था, आई वाज मेंटेनिंग माय अकाउंट, तो उस वजह से मुझे रिप्लाईज भी आ रहे थे. मैं अगर पार्टनर्स को रीच आउट कर रही थी, डायरेक्टर्स को रीच आउट कर रही थी, तो मुझे काफ़ी रिप्लाईज आ रहे थे. तो आई रियलाइज कि सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल. Yeah. अभी कितने फॉलोअर्स है आपके LinkedIn पे? 18,000. Oh, nice. 18,000 CA आर्टिकलशिप करते करते 18,000 LinkedIn पे फॉलोअर्स. That's a very good number. Amazing. अभय, over to you. आपका इंट्रोडक्शन दे दो. तो आई एम अभय सिंह. मैं अभी करेंटली सीपी लोया एंड कंपनी में मेरा आर्टिकलशिप कंटिन्यू कर रहा हूँ. एंड जब स्टार्टिंग में मैं आर्टिकलशिप ढूंढ रहा था, मैंने फर्स्ट 6 मंथ CFO डिपार्टमेंट में आर्टिकलशिप किया एंड अदर 6 मंथ मैंने नॉर्मल जनरल डिपार्टमेंट में आर्टिकलशिप किया है मैंने. तो जब स्टार्टिंग में जब मैं फर्म्स ढूंढ रहा था, जब मेरा इंटर क्लियर हुआ था, देन आई वाज लाइक कि मेरे को थोड़ा एक मतलब यूनिक एरिया में काम करना है. मेरे को नॉर्मल टैक्स में या स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट उसमें काम नहीं करना है. तो आई वाज सर्चिंग फॉर वैल्यूएशंस और CFO डिपार्टमेंट काइंड ऑफ, ऐसा कि थोड़ा एनालिटिकल पार्ट हो, थोड़ा ऑब्जर्वेशंस वाला पार्ट हो. देन आई गेट अपॉर्चुनिटी इन CFO डिपार्टमेंट एंड फिर ड्यू टू सम रीजंस मैंने स्विच कर दिया था जनरल डिपार्टमेंट की, क्योंकि मेरे को थोड़ा और एक्सप्लोर भी करना है. एंड इन स्मॉल साइज की मतलब मैंने सीनियर से सुना था कि आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, आपको पूरा बैकएंड से समझ में आता है कि कैसे एक फर्म काम करती है. मेन पार्ट वो था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है. अगर अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है देन वी कैन डू अ गुड वर्क. सो मेन रीजन मेरा वही था कि स्मॉल साइज लेने का, कि रिस्पॉन्सिबल बनना है. तो कितने लोग हैं तुम्हारे पूरे फर्म में? मेरे अभी टोटल इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज देयर आर 25 to 30 पीपल्स. ओके. और आर्टिकल्स कितने हो गए? आर्टिकल्स अराउंड 10 to 12 और आर्टिकल्स. कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स. अच्छा, 2 पार्टनर्स. यस. Got it. तो okay, we have Abhay from small size firm, mid size firm जो ही आपने किया है, and Noor, you are from a big four. तो तीनों का भी एकदम इंटरव्यू प्रोसेस डिस्कस करते हैं डिटेल में. कोई भी अगर एक स्टूडेंट है जिसको इंटरव्यू करना है इन ऑल दीज 3 काइंड्स ऑफ फर्म्स, सो क्या टाइप के क्वेश्चंस उनको पूछ सकते हैं एंड क्या टाइप के आंसर्स तुमने दिए थे व्हिच गॉट यू ऑफर्स फ्रॉम ऑल दीज फर्म्स? ओके, सो फर्स्टली सिंस मेरा डोमेन था M&A टैक्स, तो मैं उसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि सिंस इट्स अ नीश डोमेन, मतलब थोड़ा न्यू है ये, मतलब और मेन स्ट्रीम भी नहीं है, लाइक ऑडिट इज़ अ मेन स्ट्रीम डोमेन.
तो मेरे क्वेश्चंस थे मतलब मैं अपना इंटरव्यू प्रोसेस अगर आपको डिस्क्राइब करूँ तो स्टार्टिंग में थोड़ा तो मैं डरी हुई थी क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब थी और मतलब इवन दो रैंक वगैरह का एडवांटेज था बट स्टिल एक फियर तो होता ही है। तो माय डायरेक्टर टुक माय इंटरव्यू। सो फर्स्टली आई वाज़ कॉलिंग हिम सर। तो उन्होंने बोल दिया कि सर मत बुलाओ, मतलब दिस इज़ अ वेरी इट इज़ मोर लाइक अ कन्वर्सेशन दैन एन इंटरव्यू। तो उन्होंने बहुत कम्फर्ट कर दिया मेरे को स्टार्टिंग में ही। तो मतलब वो बहुत मैं उससे मतलब नर्वसनेस जो थी वो चली गई फिर। मतलब तो फिर उसके बाद इंटरव्यू में इट वाज़ मोर अबाउट कॉलेज का क्या एक्सपीरियंस था और मतलब अपार्ट फ्रॉम योर सीवी, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़ व्हाट एल्स हैव यू डन? मतलब पढ़ाई वगैरह तो दिख रही है सीवी में, जो सीवी में है उसके अलावा बताओ क्या किया है लाइफ में? तो ऐसा सेंट्रिक था इसके अराउंड। एंड टेक्निकल में आपने बताया कि जैसे सेक्शन 50 भी और उस पे क्वेश्चन पूछे थे और हुँ। क्या टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे? टेक्निकल ये भी मतलब दूसरे कैंडिडेट से मैंने पूछा कि टेक्निकल क्या क्वेश्चंस थे। तो एक तो था कि डीमर्जर और स्लम सेल में डिफरेंसेस बताओ, उनकी टैक्सेबिलिटी में डिफरेंसेस बताओ, टाइमलाइन में डिफरेंसेस बताओ क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इसमें एनसीईआरटी का अप्रूवल चाहिए होता है। एक मतलब रिलेटिवली स्मॉल शॉर्टर टाइम में हो जाता है कंप्लीट। एक ये टेक्निकल क्वेश्चन था और उस टाइम पे बजट आया था, तो बजट में क्या चेंजेस थे ये दूसरे कैंडिडेट से पूछा था और बेसिक अकाउंटेंसी के अमाल्गमेशन की एंट्रीज़ पूछी थी। और आई थिंक क्वेश्चन तो ये थे और पीजीबीबी में डिसअलाउंसेस पूछी थी कि कुछ-कुछ एक्सपेंसेस जैसे डिसअलाउड हो जाते हैं और क्या विथहोल्डिंग होती है, वेदर दे नो विथहोल्डिंग होती भी क्या है, मतलब टीडीएस होता है वो। तो ये सब पूछा था ऐसे टेक्निकली। कोई ट्रिक क्वेश्चन पूछे थे या पजल या रिडल होता है ना, लाइक वैसे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं यूजुअली इंटरव्यूज में? जैसे अगर आप कंसल्टिंग फर्म्स में जाते हो तो आपको एकदम ऐसे गेस्टिमेट्स पूछते हैं, एस्टिमेट द नंबर ऑफ बर्गर्स सोल्ड इन मैकडॉनल्ड्स इन मुंबई इन वन डे एटसेट्रा, और मे बी एनी ट्रिक क्वेश्चन, ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछे थे? नहीं, ट्रिक क्वेश्चंस तो कोई नहीं था। इवन मैंने अपने दूसरे आर्टिकल से भी पूछा, उनसे भी मतलब इट वाज़ अ वेरी प्लेन इंटरव्यू। मे बी क्योंकि आर्टिकलशिप का इंटरव्यू था एंड हमारी हाँ। फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब है, तो मे बी इसीलिए। बट ट्रिक क्वेश्चन तो नहीं था। दे वर ईदर स्ट्रेट मतलब कि क्या कॉलेज में किया अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़ और मतलब आजकल कॉलेज में क्या चल रहा है, मतलब ये पूछने के लिए कि आप अवेयर हो अपने अराउंड कितने सब्जेक्ट्स हैं, आपके कॉलेज में 1 सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे जेनेरिक क्वेश्चन्स थे। Word. Julie, yours? सो मेरी आर्टिकलशिप केएनईवी से हुई है और मेरा इंटरव्यू वाज फर्स्ट इज़ एचआर राउंड। नॉर्मली पहले मैंने ही एचआर को कॉल करा था। उस टाइम उसने कहा नहीं, नहीं वी डोंट हैव वैकेंसी और फिर 10 मिनट बाद अपने आप कॉल बैक आता है, मे बी शी सॉ माय सीवी और समथिंग। देन शी सेड कि अब आप बताओ आप इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हो? मैंने कहा हाँ, तो ठीक है इट इज़ इन योर वैकेंसी इज़ इन यूएस टैक्स, ग्लोबल टैक्स और मैंने वहीं अप्लाई करा था। तो आप बता दो अपना कन्वीनिएंट टाइम। आई जस्ट सेड आई वाज़ वेरी ईगर टू गेट, सो आई जस्ट सेड कि हाँ टुमारो आई एम अवेलेबल। तो उन्होंने मेरा शेड्यूल करा इंटरव्यू। इंटरव्यू वाज़ प्रीटी नाइस, पीपल वर वेरी नाइस। मतलब 2 मैनेजर्स ने इंटरव्यू दिया, प्रतीक एंड धे। सो मुझे पता नहीं था धे आफ्टर मतलब इवेंचुअली टर्न्ड आउट माय रिपोर्टिंग मैनेजर और मुझे मेरा इंटरव्यू वाज़ रिलेटेड टू अ, टैक्स अकाउंटिंग क्योंकि मुझे वही टीम बाद में मिली। तो उन्होंने मुझसे डेफर्ड टैक्स पूछा था, करंट टैक्सेस पूछा था, परमानेंट डिफरेंसेस, टेम्परेरी डिफरेंसेस, डेप्रिसिएशन के अलावा और क्या टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं, टैक्स है। तो उनको मतलब एक वो पता था कि यूएस टैक्स कोई इंटर्न में पढ़कर तो आया नहीं है, तो उन्होंने उसका इतना डिटेल नहीं पूछा। बट क्योंकि मुझे पता है मैं इसके लिए इंटरव्यू अपीयर कर रही हूँ, तो मैं बेसिक पढ़कर गई थी कि जैसे फेडरल टैक्स रेट वहाँ 21% होता है। हर एक स्टेट का अलग-अलग टैक्स होता है, तो मैंने कैलिफ़ोर्निया का देख लिया था। तो ऐसे 1-2 स्टेट्स का मैंने टैक्स रेट देख लिया था। उन्होंने यही बेसिक पूछा क्योंकि उनको भी पता है ये यूएस टैक्स पढ़कर नहीं आ रहे और मोर इट वाज़ फ़ोकस्ड ऑन क्योंकि मेरे सीवी में ना बहुत बड़ा ऐसे कॉलम एक्स्ट्रा करिकुलर का है। एज़ आई सेड क्योंकि मुझे अटेम्प्ट्स थे, रैंक भी नहीं था, तो मुझे कुछ तो एज करना था अपने सीवी में और वो एज मैंने एक एक्स्ट्रा करिकुलम के कॉलम से ही लिया। तो मैं आईसीएआई के काफ़ी इवेंट्स में जाती हूँ। जैसे कि जो भी ब्रांच लेवल पे होते हैं, डिबेट होता है, एलोक्यूशन होता है, पीपीटी होता है, तो मैं उनमें बहुत एक्टिवली पार्ट लेती थी। क्योंकि मुझे इंटर में जब फेलियर देखा तो दैट हेल्प्ड मी टू बिकॉज़ दैट इज़ माय पैशन, तो मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। फिर मैं ब्रांच लेवल पे काफ़ी बार जीती, मैं रीजनल पे गई, मैं रीजनल पे भी टॉप 5 तक आई। तो मैंने वो सब ऐड ऑन करा था अपने सीवी में। प्लस स्कूल में भी मेरे पास हमेशा से बैच होल्डर था, आई वाज़ ऑलवेज़ बैच होल्डर और डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्केचिंग, ड्राइंग। सो मैंने इसका बहुत बड़ा कॉलम ऐड करा था। तो मेनली दे डिस्कस अबाउट इट कि आप गए, आपने क्या बोला, व्हाट वाज़ योर टॉपिक? सो जस्ट लाइक एलोक्यूशन में व्हेन आई वाज़ सिलेक्टेड इन टॉप 5 तो वहाँ पे मेरा टॉपिक था परसिवरेंस कैन टर्न ऑब्स्टिकल इंटू अपॉर्च्युनिटी। तो उन्होंने पूछा आपने क्या बोला?
I told them what I said. I narrated my own story क्योंकि I believe कि in my own life also perseverance turned obstacle into opportunity. So बस इतना टेक्निकल नहीं होता है. They just see your confidence mainly क्योंकि एक आर्टिकल से वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसको बहुत कुछ टेक्निकल आता होगा. उनके लिए भी फर्स्ट जॉब है, बट वो देखते हैं कि कॉन्फिडेंस है, हार्ड वर्किंग है, इंटरेस्टेड है. जस्ट लाइक शी सेड कि यू नीड टू क्वेश्चन ऑल्सो देम. आई ऑल्सो आस्क व्हाट वुड बी द वर्किंग आवर्स. जब मैं मतलब अगर मैं वहाँ ज्वाइन करती हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे क्या एक्सपोजर मिलेगा, ये सब चीजें मैंने पूछी तो इट वर्कड आउट. I think it's very important to ask questions towards the end, especially when they ask you, do you have any questions for us? Yeah. तो वहाँ पे questions पूछना सबसे important चीज़ है. Yes. And it also shows that you're interested to apply in that company, and it also shows कि Correct. तुमने कुछ research किया about that company. Yes. So that is something which is a no-brainer. Just on the resume CV front, which you were saying, so तुम लोगों ने कैसे बनाया था, और maybe what is an ideal format जो follow करते हैं resume का, जिसके through let's say articleship मिल जाती है? सो आइडियल फॉर्मेट तो यू कैन गेट ऑन लिंक्डइन एंड यूट्यूब. बहुत प्लेन रखना होता है रेज्यूमे को, कलरफुल और ये फोटो वगैरह वन शुड नॉट यूज. प्लेन सिंपल फॉर्मेट, सिंपल फॉन्ट, और मतलब योर एक्स्ट्रा करिकुलर, योर अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, इट शुड हाईलाइट, यू शुड बोल्ड दैट कंटेंट क्योंकि इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल. क्योंकि माई CV गॉट शॉर्ट लिस्टेड इवन इन बिग 4 KNAV के, बट मैंने तब तक KNAV ज्वाइन कर लिया था. After 1 month, I also got call from EY. So I think my CV was good enough कि वो mostly हर जगह shortlist हो गया था. और ऐसा होता है क्या कि बिग 4 में अगर जाना है तो यूजुअली पार्टनर रेफरेंसेस होने चाहिए तभी मिलता है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, राइट? नहीं, डेफिनेटली नॉट. मतलब ये तो आई कैन वाउच फॉर दिस कि ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई किया था हर एक फॉर्म में, मैंने लिंक्डइन के मैसेजेस के थ्रू अप्लाई किया था. तो मतलब बिल्कुल पार्टनर, और वो भी मैंने डायरेक्टर लेवल एंड मैनेजर लेवल पे किया था. तो अगर आपका CV इतना अच्छा है, अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी है, तो इजीली यू विल गेट सिलेक्टेड. तो पार्टनर रेफरेंसेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होते. बट देन हु यू यूज्ड टू रीच आउट टू ऑन लिंक्डइन? जैसे मेरे को M&A टैक्स में जॉब चाहिए, मतलब इंटर्नशिप आर्टिकलशिप चाहिए थी, तो M&A टैक्स, Deloitte वाज माय ड्रीम फर्म. तो M&A टैक्स, Deloitte, और जो भी ऊपर नेम्स आते थे, जैसे मैनेजर का आया, कोई डायरेक्टर का आया, तो उनको मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया और CV फॉरवर्ड कर दिया. ओह, ओके. I disagree. सब बताओ. मतलब मैं कहती हूँ कि we have nepotism in film industry, but we have reference in CA industry, and it plays a very important role. Tell me मतलब more. ठीक है, ऑब्वियसली नूर गॉट अ रैंक, तो वो एक ऑब्वियस एज हो गया. बट अगर आप, बिकॉज आई हैव सीन बहुत लोग के अटेम्प्ट्स भी लगे और फिर भी दे इजीली गॉट इनटू बिग 4. हर रेफरेंस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर समवन जिसका नहीं है. बिकॉज आई ऑनेस्टली कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ कोई CA नहीं है, मेरे पास नहीं था रेफरेंसेस. मैंने 100-200 मेल्स भेजे थे, 100 लोगों को रीच आउट करा था लिंक्डइन पे, तब मुझे 1 महीने बाद आर्टिकलशिप मिली. बट भाई अगर मैं अपने कलीग को देखूँ या फ्रेंड्स को देखूँ जिनके पास बहुत टाइम से, मतलब जिनकी फैमिली में CA है, तो उनको बहुत जल्दी मिल गया. बहुत मतलब उनके इंटरव्यूज भी नहीं होते. सो ऑब्वियसली वो दैट मेक्स अस फील बिट जेलस ऑल्सो. बट दिस इज द रियलिटी. रेफरेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हार्श रियलिटी. Do you agree? मेरे सर्कल में भी ऐसा 1-2 फ्रेंड्स है कि उनका रेफरेंसेस से सही हुआ है, एंड उनका इंटरव्यू भी 1 राउंड हुआ था, एंड दैट वाज आल्सो फॉर फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ. या ऐसे ही, मतलब उन्होंने वैसे ही बताया कि नॉर्मल क्वेश्चंस थे, कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं था, प्लेन क्वेश्चंस थे, थोड़े केस स्टडीज पूछे थे, एंड फिर हो गया, उनको ऑफर लेटर आ गया था. What do you have to say to both of them? आई थिंक कि अपने द वे वी ड्राफ्ट अ मैसेज एंड जो CV में होता है, और मेरे जो आसपास मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो M&A टैक्स में बाकी आर्टिकल्स हैं, किसी की भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सबकी रैंक है. मतलब इफ देयर आर 17 आर्टिकल्स M&A टैक्स में, वी हैव 17 आर्टिकल्स, तो 3-4 की रैंक होगी और बाकी उनका हो गया था नॉर्मली विदाउट एनी रेफरेंस. सो दिस इज व्हाट दे टोल्ड मी एटलीस्ट. और नहीं है उनका रेफरल वगैरह. सो इफ़ यू मेक अ प्रॉपर, इफ कनेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, पर डायरेक्टली अगर पार्टनर का रेफरल ना भी हो जाता है. आई डोंट थिंक इतना कोई ऑब्स्टिकल आता है. देयर शुड बी अ वैकेंसी, यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम. अगर वैकेंसी होती है, योर द वे यू ड्राफ्ट योर मैसेज, अगर आपका CV का फॉर्मेट एंड ऑल इज फाइन, तो आई थिंक इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टू हैव. मेनली थिंग वैसा है कि इंटरव्यू तक रेफरेंसेस काम आते हैं, बट इन इंटरव्यू
अपना पर्सनल कैपेबिलिटीज क्या होती है उस पर डिपेंड करता है अपने सिलेक्शंस एंड ऑल. So, Julie, tell me one thing. Let's say अगर आपके पास reference होता, तो do you think that you would have gotten your articleship in EY, which you got, let's say, 1 month after you joined KNAV? तो वो पहले मिल जाता. But even to counter your point, तो you already got a call from EY without a reference, right? Yeah. So in that case, references don't matter then. हाँ, it doesn't, but references gives you call fast. हमें CA फाइनल के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, 1 महीना इज़ अ बिग डील एंड यू नो कि CA फाइनल का कोर्स बहुत बड़ा है, उसके लिए 1 महीना एक्स्ट्रा मिलना इट्स अ वेरी बिग. अदरवाइज़ वो तो प्रोसेस वो हो ही जाता है. इफ योर CV इज़ स्ट्रांग, मेरे को आई गेव 25 इंटरव्यूज विदाउट एनी रेफरेंसेस. 25 interviews. Yes, I was My shortlisted God. in BDO, I was shortlisted in GT, I was shortlisted in valuations in AIMCorp. So this is all done without references. वो मैंने बहुत मेहनत किया. It's just that reference बिना मेहनत के दिला देता है. एंड ये बताओ थोड़ा, आपने 25 इंटरव्यूज दिए आर्टिकलशिप के लिए, तो थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ कि डिफरेंट फर्म्स में आपको कैसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस अलग था, क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे अलग अलग फर्म्स में, एंड कैसे अलग अलग फर्म्स इंटरव्यूज लेती है यूजुअली. मिड साइज के इंटरव्यूज जो स्मॉल साइज और मिड साइज के थे वो बहुत सिंपल थे ऑनेस्टली. मतलब वो लोग ज़्यादा नहीं पूछते, वो बस पूछते हैं आप कितना इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो. उनका पहला क्वेश्चन यही होता है. दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आप रीलोकेट करोगे तो कर लोगे रीलोकेट, क्योंकि मैं अजमेर से थी, तो जो यहाँ रहते हैं ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलती है मुंबई वालों को. तो दिस इज लाइक यू कैन मतलब आप सीवी में लिख दो योर एड्रेस मुंबई किसी रिलेटिव्स का. दिस इज अ हैक, यू कैन ट्राई दिस. अगर आप सीवी में मुंबई एड्रेस डाल देते हो, लाइक यू हैव टू मेक देम बिलीव हम रीलोकेट हो जाएंगे. वो ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, तो वो इवन सीवी शॉर्टलिस्ट करते समय भी मुंबई सर्च करते हैं. ओह, तो ओके. ऐसा मैंने सुना है और मे भी हो सकता है. नो, आई एग्री विद यू, होता है. तो यस वो Yeah, और but- इसके अलावा मिड साइज स्मॉल साइज में सिंपल इंटरव्यूज, दे डोंट आस्क मच. यही कि No, but कितनी tell me जगह one thing. से So you've हो. given 25 interviews and every interview I assume आधे घंटे का तो होगा ही होगा. हाँ. तो आपने 12.5-13 घंटे तो इंटरव्यूज ही दिए, करेक्ट? तो मेरे को यही जानना है कि अलग अलग इंटरव्यूज में क्या, जैसे केएनए का आपने बहुत डिटेल में बताया, ये पूछा था, ये ऐसे मैंने प्रिपेयर किया था. मेरे को बताओ कि 12.5 घंटे में आपको बात नहीं करने बोल रहा हूँ अभी, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि वो 12.5 घंटे को नेक्स्ट 2.5 मिनट्स में अगर आप समराइज करोगे कि बीडीओ में ऐसा था, जीटी में ऐसा था, एंड विच वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट लाइक यू नो कि यार ये इंटरव्यू के बाद कि शिट यार मैं इधर क्यों आ गया, ऐसा वो कौन सा था? मेरा फर्स्ट इंटरव्यू सबसे डिफिकल्ट था और वही इंटरव्यू में रिजेक्ट हुई थी कौन सी क्योंकि कौन सी है? मेरे को नाम भी नहीं याद है. मतलब वो इतनी मतलब इट वाज स्मॉल, अच्छा, इट इज अ न्यू फर्म. वो स्टार्टअप टाइप थी जो किसी बिग फोर्स के पार्टनर ने, दे वर द फाउंडर. सो आई थॉट कि इट डजंट लुक लाइक इतनी बिग नहीं लग रही है तो उसमें क्या ही होगा. बट दे वर आस्किंग बैक टू बैक क्वेश्चन. रेवेन्यू, इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, तो मैं बहुत नर्वस भी थी. रेवेन्यू रिकग्निशन कैसे होता है, बजटिंग फोरकास्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, इंडेक्स पूछने लग गए थे, लीजेस के बारे में बताओ, सेगमेंट, ईवी बाय एबिटा क्या होता है ये भी पूछा था. तो दैट वाज वेरी स्कैरी. उसके बाद कोई इतना टफ इंटरव्यू नहीं हुआ. यू शुड सी द डोमेन इन विच यू आर गिविंग इंटरव्यू. मतलब अगर जैसे मैंने वीडियो में ट्रांसफर प्राइसिंग में दिया था, तो मैं टैक्स का पढ़कर गई थी, मैं ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में पढ़कर गई थी जो उनने जॉब डिस्क्रिप्शन दिया था. जब भी आपको इंटरव्यू के लिए शेड्यूल होता है बड़ी फर्म्स में, वो जॉब डिस्क्रिप्शन भेजते हैं, उसको पूरा रीड करना चाहिए. तो वो पढ़ा था. जीटी में इट वाज इन स्टार्ट ऑडिट ओनली, तो बेसिक स्टार्ट ऑडिट के एसेस, बेसिक एसेस, मतलब ऐसे कुछ वो अगेन वो कॉन्फिडेंस ही देखते हैं, ऐसा कुछ मेजर टेक्निकल नहीं देखते. और मिड साइजेस के इंटरव्यू में भी ऑडिट का पूछते हैं, व्हाट इज क्वालिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड, मतलब ऑडिट, बेसिक ऑडिट क्वेश्चंस. गॉट इट. तुम्हारा कैसा था इंटरव्यू एक्सपीरियंस? मेरा स्टार्टिंग में जब मैंने सीएफओ डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया था तभी फर्स्टली नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे सर ने कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपको 12th में कितना परसेंट आया, किधर से आपने आपका स्टडीज वगैरह की है, कौन से क्लासेस में थे. एंड फिर जब टेक्निकल राउंड्स पे आए तब उन्होंने मतलब अभी सीएफओ डिपार्टमेंट इज काइंड ऑफ एनालिटिकल और एडवाइजरी डिपार्टमेंट. सीएफओ डिपार्टमेंट होता क्या है वैसे? उसमें वी आर द वर्चुअल सीएफओज ऑफ एमएसएमई कंपनीज और सीएफ ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. तो वी एडवाइज देम कि अगर आपका ये प्रोजेक्ट है और इतना इन्वेस्टमेंट लग रहा है आपको, तो आपको ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. जैसे एक इंटर में टॉपिक होता है कैपिटल बजटिंग, उधर अपन डिसाइड करते कि हाँ ये इतने अमाउंट का प्रोजेक्ट आया, इतना रेवेन्यू है, इतने टाइम में आपको आपका कैश फ्लो होगा ये एक्स अमाउंट का, तो उसमें आपका एनपीए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा.
तो वो सब हमको चेक करना रहता है, उनका फाइनेंशियल्स पोजीशंस चेक करना होता है, मंथली प्रॉफिट गेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सब चेक करना होता है। तो प्रॉपरली इट्स एन एडवाइजरी डिपार्टमेंट। सो सर ने मेरे को ये पूछा था, एक एग्जांपल दिया था मैकडी का कि मैकडी को स्टैंडर्डाइजेशन लाना है अपने प्रोडक्ट्स में, तो आप क्या एडवाइस करोगे कि सर आप कैसे कर सकते हो कि आप उनको क्या बताओगे कि उन स्टैंडर्ड कर पाए उनके सारे प्रोडक्ट्स को, बिकॉज मैकडी के तो बहुत सारे आउटलेट्स अपने ऑल ओवर इंडिया में। देन आई आंसर कि जो भी उनका रॉ मटेरियल का सप्लाईज होगा वो एक जगह से ही होगा। तो उनको फिर सर ने बोला कि अगर एक जगह से ही होगा तो आपका एक्सपायरी डेट वाला इशू हो जाएगा, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा है, ट्रैवलिंग में भी ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर अलग अलग जगह पे आउटलेट्स खोलेंगे तो आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बढ़ जाएगा, तो उससे आपका कंपनी लॉस में जा सकता है। सो फिर मतलब मैं प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाया था उस चीज़ को, बट आई वॉज रीच एट दैट पॉइंट कि हाँ कोई कोई इंडिया के पॉइंट्स पे आप एक आउटलेट्स बना सकते हो और सेंटर बना सकते हो कि इधर से सब जगह पे जाएगा, एक बार रॉ होके जाएगा, फिर वो आउटलेट्स पे जाके थोड़े फिनिश बन के फिर आउटलेट्स पे जाएंगे। देन सर वाज इम्प्रेस्ड एंड आगे क्वेश्चंस पूछे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंपनीज कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एंड डेप्रिसिएशन के परसेंटेज पूछे थे कि कंप्यूटर्स पे कितना लगेगा, मोबाइल्स पे कितना लगेगा, मशीनरीज पे कितना लगेगा। एंड फिर नॉर्मल इंटरनल ऑडिट के क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने कि आपके पास बैंक अकाउंट है, तो आप बैंक अकाउंट में क्या क्या चेक करोगे, कि एज बीइंग ऑडिटर आपको बैंक अकाउंट में क्या क्या चेक करना चाहिए, आपका ट्रांजेक्शन्स चेक करने चाहिए। पहले तो फर्स्टली ओपनिंग बैलेंस चेक करना चाहिए कि मैच हो रहा है विद द पासबुक है और बैंक अकाउंट जो भी ऑनलाइन पोर्टल पे दिख रहा है एंड जो आपके बुक्स में है। एंड कई बार मोस्टली ऐसा रहता है कि प्राइवेट लिमिटेड्स में भी और एमएसएमई कंपनीज में भी अकाउंटेंट से एंट्रीज छूट जाती है। तो वाइल मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ था कि एंट्रीज छूट जाती है इन लोगों से, तो पहले वो ओपनिंग बैलेंस चेक करना बहुत नेसेसरी होता है। एंड फिर सेकेंडली अगर ट्रांजेक्शन बड़े हो रहे हैं, इफ अपन एक सैंपल डाल देते कि 50,000 है 1 लाख है, तो उनका रीज़न क्या है, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, क्योंकि कई बार प्रोप्राइटर्स उनके पर्सनल एक्सपेंसेस भी इसमें बड़े बड़े पर्सनल एक्सपेंस भी डाल देते हैं कि हाँ फर्म के इससे जा रहा है तो अपने को कुछ इशू नहीं है। तो वो सब चीज़ें चेक करनी रहती है, क्लोजिंग बैलेंसेस चेक करने रहते हैं। एंड मैंने एक और इंटरव्यू दिया था, मिड साइज में दिया था वो, एनएशा में। आई वॉज सिलेक्टेड इन एनएशा एंड उधर भी उन्होंने मेरे को एक ऐसा ही एनालिटिकल्स वाला एक केस स्टडी दे दिया था कि आप एक कंपनी में, उन्होंने स्टॉक ऑडिट का दिया था कि आप स्टॉक ऑडिट में क्या चेक करोगे, इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफ गुड्स, एंड प्रॉपर जितना प्रोडक्शन है उतना ही आपका आउटवर्ड होना चाहिए। एंड वेस्टेज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा उसमें कि आपका वेस्टेज कितना हो रहा है एंड आपका आउटवर्ड ऑफ गुड्स कितना है, प्रोडक्शन कितना है, कंपैरिजन, वो एनालिटिकल माइंडसेट रखना पड़ेगा आपको। एंड जब मैंने स्विच किया आफ्टर 6 मंथ नॉर्मल सीपी लोया में, तब सीपी लोया में इंटरव्यू वाज लाइक कि हाँ वही सेम, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको टैक्स का नॉलेज है कि नहीं है, आपने इंटरनल ऑडिट में क्या किया, आपने क्या क्या एक्सपोजर्स लिए हैं, बेसिक क्वेश्चंस थे उधर। एंड मेन वही पार्ट है कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हो। वो तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है। इवन अगर आप कल से ज्वाइन कर सकते हो तो आप आ सकते हो, यू आर वेलकम। तो उसका आंसर हाँ बोल दिया तो तुमको तुरंत ऑफर मिल जाएगा। Adding to this, actually, I believe interview after interview is a key to crack the interview. जैसे अगर आप एक इंटरव्यू देते हो तो जब मुझे फर्स्ट इंटरव्यू मुझे क्वेश्चंस पता चल गए, these are generally asked. सेकंड में और पता चल गया, लाइक आफ्टर 15 इंटरव्यूज आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि अब नहीं इंटरव्यूज रिजेक्ट होंगे, क्योंकि यू गेट टू नो द क्वेश्चन, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता है। तो आई सजेस्ट टू एवरी, मतलब जिनके या तो अटेम्प्ट्स लगे या उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही है फिर आर्टिकलशिप मिलने में, तो ये मत सोचो कि है ना इधर मुझे नहीं जाना तो मैं यहाँ इंटरव्यू नहीं दूंगा। यू शुड गिव इंटरव्यूज, गिव एन नंबर ऑफ इंटरव्यूज, यू विल गेट कॉन्फिडेंस, यू विल नो कि क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे लोग होते हैं। तो तुम लोगों ने कितने इंटरव्यू दिए थे टोटल? मैंने तो एक ही दिया था। डिलॉयट और हो गया था। मैंने 2 ही दिए थे, एनएशा एंड जो सीएफओ डिपार्टमेंट था वही। गॉड, सो टोटल तुम लोगों ने तीनों ने मिला के 28 इंटरव्यू किए थे। 25 1 and 2। Yeah. बढ़िया है। स्टाइपेंड्स की बात करते हैं तो स्टाइपेंड्स में पहले तो बताओ कि तुम इंडिविजुअली तुम तीनों का स्टाइपेंड्स कितना था तुम्हारे फर्म्स में, एंड देन आई आल्सो वांट टू नो व्हाट इज द स्टाइपेंड इन डिफरेंट सीए फर्म्स टिपिकली इन बॉम्बे और दिल्ली।
अच्छा, तो मेरा तो स्टाइपेंड है, फर्स्ट ईयर आर्टिकल्स इन डिलॉयट का 15,000 होता है, सेकंड ईयर आर्टिकल्स का 20,000 होता है। और सिंस आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो बाकी फर्म्स का जैसे टी.आर. चड्ढा एंड एस.एस. कोठारी बहुत फेमस फर्म्स है दिल्ली में, तो उनका 5,000 है। एक नांगिया है, उसका 9,500 है, मतलब दीज आर बॉलपार्क फिगर्स। और बीडीओ है 13,500 एंड एक एससीवी एंड को है, उसका 7,000 है। एंड मज़ार्स है एक, वो भी काफ़ी फेमस फर्म है दिल्ली में, उसका 12,000 है। एंड प्रोटिविटी है 12,500। ये फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड है। हाँ, मतलब हाँ। बाकी सबके फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर सेम ही होते हैं इन मोस्ट Okay. केसेस, पर जो बिग 4 है उसमें फर्स्ट ईयर 15,000, सेकंड ईयर 20,000। और तुम्हारा? सो केएनएवी का सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड था, तो एक सेलेक्ट करने में थोड़ा-सा पार्शियल, मतलब 1% कह सकते हैं कि ये भी एक रीज़न था केएनएवी को सेलेक्ट करने का। 1 या और 99? नहीं, इट्स 17.5 I was saying 1% या 99% रीजन था। 1%. हम्म, It was 17.5 और मुझे लगता है स्टाइपेंड मैटर्स अ लॉट फॉर समवन हु इज़ रिलोकेटिंग, क्योंकि अगर आप एक मैं अजमेर छोड़कर मुंबई आई हूँ, तो मेरे लिए, क्योंकि मुझे मुंबई, यू नो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मुंबई, तो बहुत मैटर करता है स्टाइपेंड। और मुझे ऐसा एक्चुअली फ़ील होता है कि जो बच्चे जिनके पास है ना, मतलब जो दोज़ आर नॉट रिच और वो मुंबई आना चाहते हैं आर्टिकलशिप के लिए, और उनमें कैलिबर भी है, हार्ड वर्किंग भी है, बट वो कैसे आएँगे? 15,000 20,000, इसमें तो यहाँ सर्वाइवल होता ही नहीं। यू नीड एटलीस्ट मिनिमम 25,000 इन मुंबई। तो मुझे, बट ठीक है, केएनएवी का ज़्यादा था, इट वाज़ 17.5 कंपैरेटिवली एंड 20,000 इन सेकंड ईयर। और बाकी जैसे कंपनीज़ का जितना मुझे पता है, इट्स लाइक बीडीओ में भूटन शाइन कंपनी है, यहाँ 13.5 इन फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर में 15 के है। केकेसी में 10 के, 11 के इन द सेकंड ईयर। एएसएन एसोसिएट्स में 10 के, 12 के। एमजीबीएन कंपनी एलएलपी में 10 के, 15 के। बिग 4 का तो सेम ही रहता है, इट्स 15 के एंड 20 के। शार्प एंड टनन में 11 के, 13 के। चतुर्वेदी एंड शाह में 12 के, 14 के। ओह वाओ, वेरी सिमिलर, लाइक 10,000, 12,000, हाँ, 14,000। हाँ, मतलब यू कैन अज्यूम कि 11 टू 15 की रेंज में ही है मुंबई में स्टाइपेंड। यार ये तो बहुत पार्शलिटी। मैं तो 3,000 पे था जब मैंने आर्टिकलशिप किए थे। 3,000, 3,500, 4,000 पर मंथ। बट अब है तुम्हारा कितना? मेरा अभी 6,000 है, फर्स्ट ईयर 6,000 होता है सीपी लोजैन कंपनी में, एंड सेकंड ईयर 7,000 है। सो स्मॉल साइज फर्म में यही रहता है, अराउंड 6 to 10 इतना ही आपको स्टाइपेंड मिलता है। एंड इफ दूसरे फर्म्स की बात करें तो केवीएटीएन कंपनी है थाने में, उधर 12 फर्स्ट ईयर 12 के, सेकेंड ईयर 15 के। एंड देन एटीएमएस है मुलुंड में, तो उधर 10 के फॉर फर्स्ट ईयर एंड 12 के फॉर सेकेंड ईयर। एंड फिर सेकेंड एनएशा, जिधर मैंने इंटरव्यू दिया था, आई गॉट सिलेक्टेड, उधर 11 के फॉर फर्स्ट ईयर एंड 12 के फॉर द सेकेंड ईयर। एंड एक और मुनीम जी, देर 20,000 फॉर फर्स्ट ईयर एंड 25,000 फॉर द सेकेंड ईयर। वाओ, Yes, it's in Mumbai only. And second, Agarwal and company है 8,000 and 12,000 for गॉट इट। 8,000 for first year, 12,000 for second year. व्हाट इज द हाईएस्ट स्टाइपेंड समवन कैन गेट ड्यूरिंग देयर आर्टिकलशिप? कौन सी फर्म है जो सबसे ज्यादा देती मुझे एक्चुअली लगा था कि केएनएवी का सबसे ज़्यादा है 17.5, बट इनने अभी हाँ, मुनीम जी। 20 है? कहाँ पे है मुनीम जी? ये मे बी आई एम कंफ्यूज कि मलाड एंड थाने के या इधर ही किधर है। आई थिंक सो थाने में है, अच्छा, ओके। बट कंफर्म मेरे को भी नहीं पता है, बट हाँ। तो मुनीम जी, अगर आप देख रहे हो तो बहुत भला कर रहे हो आप आर्टिकल्स का, बढ़िया है। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस। बट इसके अलावा 25,000 से कोई भी नहीं है आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड? नहीं, थर्ड ईयर जिनका पहले के, मतलब जो पहले वाला स्कीम था जिसमें 3 इयर्स होता था, थर्ड ईयर में फिर 25 हो जाता है। बिग राइट, फोर्स में भी, केएनएवी में भी। ओके। बट अभी एट प्रेजेंट कोई भी नहीं, फर्म नहीं जो 25,000 25,000 से ज्यादा दे रही है। एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में यूजुअली क्या स्टाइपेंड्स होते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तो बीसीजी का हाईएस्ट है 1.5 लाख। पर मंथ? हाँ जी, सो Wow. दैट्स अ लॉट। क्योंकि Got it. स्ट्रेट आर्टिकलशिप में मतलब एकदम 10 टाइम्स जंप मिल जाता है। अभी वी आर एट 15,000, वहाँ पे 1.5 लाख, तो वो तो बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग है हमारे लिए। तो तुम हाँ। लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का प्लान कर रहे हो देन? मतलब मैं तो कर ही रही हूँ। हाँ, मेरे पास 2 ही ऑफर थे। इंडस्ट्रियल में मुझे टाइम नहीं मिला इतना अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आर्टिकलशिप चल रही थी। सो वन वाज़ फ्रॉम डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक में ऐसा रहता है कि दे गिव 35,000 हू हैव क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, अदरवाइज़ दे गिव 25,000। ये क्या बात है? सो इवन एक और फर्म है देसाई हरिभक्ति, उनका भी कुछ स्टाइपेंड का क्राइटेरिया ऐसा होता है कि जिसके 60% से ज़्यादा है उसको 2,000 ज़्यादा मिलते हैं, जिसके 60% से कम है उसको 2,000 कम मिलते हैं।
60% किस में? इंटर में, सीए इंटर में। इंटर में 60% तो डिफिकल्ट है ना, 60% लाना। फर्स्ट रैंक को कितने I आते हैं? got a 70? rank at 60%. हाँ, यू गॉट अ रैंक इन 60%, नो? Yeah. तो 60% से ज्यादा को 2000 एक्स्ट्रा। हाँ, ऐसा कुछ उनका क्राइटेरिया है कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। और डीबीएस बैंक में भी मुझे मतलब बहुत शॉकिंग लगा बिकॉज इट्स अ नोन बैंक, और वो भी ऐसे अटेम्प्ट वाइज उन्होंने स्टाइपेंड देना ऐसे बाइफरकेट कर रखा है। बट फिर मैं वहाँ गई नहीं बिकॉज द रोल, मैंने ऐसा सुना है कि जो जितनी बड़ी कॉर्पोरेट्स होती है तो द रोल वाज बैक एंड ऑपरेशनल, तो बहुत बार आपको अच्छा रोल नहीं मिलता इंडस्ट्रियल में। सो बट फिर मुझे अरिहंत कैपिटल्स है, वहाँ पे आई गॉट इक्विटी रिसर्च, तो स्टाइपेंड तो वहाँ भी बहुत कम है, इट्स 20K ओनली। एंड ये सब जो प्राइवेट इक्विटी होती है, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म होती है, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स होती है, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, आनंद राठी है, वी ऑल्सो पे वेरी लेस स्टाइपेंड। मतलब है इंडस्ट्रियल, नाम के लिए इंडस्ट्रियल है, बट स्टाइपेंड आर्टिकलशिप जितना ही है, 15 to 20 के अराउंड। आई थिंक बीसीजी, जेपी मॉर्गन, ये सब आई थिंक काफी हाँ, bulge ज्यादा bracket. रहते हैं। इसमें अच्छा रहता है। Right. So let's also talk about some of the worst experiences you've had during your articleship, or maybe if you know any of your friends कि okay उनके साथ ऐसा हुआ है, तो what is something that is not going right in articleship, या तो अगर आपको चाहिए कि हाँ ये changes होने चाहिए तो क्या हो गए? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो मेरे साथ एक बंदा काम कर रहा था जहाँ पर he wanted to quit EY and he wanted to like work with me. तो हुआ क्या उसके साथ कि जब वो EY छोड़ने गया तब उनके पार्टनर ने उसको बताया कि मतलब ये नहीं छोड़ना चाहिए, यू आर गोइंग टू स्पॉइल योर करियर, एंड दे लाइक गेव हिम, लाइक दे टोल्ड हिम कि 1 महीने 2 महीने मतलब इतने अभी कर ही नहीं सकते, मतलब दे आर नॉट गिविंग हिम एन ऑप्शन टू लाइक लेट्स से टेक अ ट्रांसफर इन द फर्स्ट ईयर, एंड ही हैड टू फाइट अ लॉट, एंड उनको बहुत कन्विंस करना पड़ा था कि मतलब मुझे जाना है, मुझे सही में दूसरे मतलब कुछ परस्यू करना है एटसेट्रा, बट दे वर लाइक कि वी आर नॉट गोइंग टू लाइक लेट यू गो एटसेट्रा। तो बहुत ज्यादा हरासमेंट बैक एंड फोर्थ हुआ था, तो आई डिडंट लाइक दैट, एंड आई वाज लाइक कि ऐसे कौन बात कर सकता है एटसेट्रा। सो ऐसे क्या चीजें हो रही है इंडस्ट्री में, एंड व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन बेटर? तो बेसिकली जैसे मैं बिग फोर में हूँ, तो फॉर्चुनेटली हमारे तो यहाँ पे पॉलिसी है, मतलब अगर आपको जाना भी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए तो आपको 3 मंथ्स पहले बताना पड़ेगा, तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, तो ट्रांसफ़र ईज़िली मिल जाता है। तो फॉर्चुनेटली बिग फोर में ऐसा भी होता है कि वी कैन वॉइस आवर ओपिनियंस बेटर। पर जो मेरे फ्रेंड्स स्मॉल फर्म में काम करते हैं, उनको एक तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ट्रांसफ़र में बहुत इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। जैसे मेरे सीनियर थे, वो स्मॉल फर्म में थे, तो इवन दो उन्होंने मतलब स्टार्टिंग में ही बता दिया था, और स्टार्टिंग में पार्टनर ने मान लिया था कि हाँ, 1 साल बाद आप जा सकते हो। पर जब जाने की बात आई तो पार्टनर ने बोला कि नहीं, अब तो आपने काम सारा सीख लिया है, तो अब आप नहीं जा सकते। तो मतलब आप खुद ही अपनी बात से डिसएग्री कर रहे हो, तो फिर उसका पूरा करियर का जो ट्रैजेक्टरी बनाई हुई थी कि हाँ, 1 साल बाद स्विच करना है, वो पूरा स्पॉइल हो गया फिर। तो दिस इज़ समथिंग कि थोड़ा स्ट्रिक्टली होना चाहिए ऐसा कि पार्टनर अलाउ कर दे उसको, अगर मतलब कमिटमेंट दिए तब तो बिल्कुल ही कर देना चाहिए अलाउ इंडस्ट्रियल के लिए। तो ये एक बात है कि थोड़ा इस पे पॉलिसी आनी चाहिए मे बी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए स्विच अलाउ है, क्योंकि अगर किसी ने अपना पूरा सोच रखा है करियर का पाथ कि इंडस्ट्रियल में जाना है, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑडिट एंड टैक्स एंड एवरीथिंग, और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए, तो ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसी हो कि हाँ, दिस शुड बी अलाउड ऑफिशियली। यस। एक्चुअली आई बिलीव, मतलब मुझे समझ नहीं आता, आईसीएआई ने तो ऑफिशियली अलाउ कर रखा है, आईसीएआई ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रखे। तो जब हमारे इंस्टीट्यूट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफिशियली अलाउड है, तो ऑन व्हाट बेसिस ये फर्म्स मना करती हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस एंड फर्स्ट इम्पोर्टेंट चेंज इज स्टाइपेंड, क्योंकि जो बच्चे रिलोकेट होकर आते हैं उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल है बिग सिटीज में, बैंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में नहीं हो सकता। 15K भी अगर हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है जितना काम कराते हैं, और मतलब आर्टिकल्स से काम तो उतना ही कराते हैं जितना एक क्वालिफाइड चार्टर्ड से कराते हैं। रात रात भर मैंने खुद ने 2 बजे तक काम किया, 4 बजे तक भी काम किया, कमिटमेंट इज सेम टुवर्ड्स वर्क, बट फिर स्टाइपेंड इतना कम, तो फिर मोटिवेशन नहीं आता काम करने का। तो दिस नीड्स टू बी चेंज एंड अदर थिंग्स की एक अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि आर्टिकल्स को पढ़ना भी होता है। वो आर्टिकल हैं, वो फुल टाइम एम्प्लॉइज़ नहीं है, तो एक है ना, मतलब 2-2 4-4 बजे तक काम करना इट्स अनफेयर। फिर सीए फाइनल की कुछ पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो ये अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ेगा फर्म्स को। और लीव्स के केस में कैसे होता है अभी, लाइक जैसे कभी कभी लीव्स कम भी कर देते हैं, मैंने सुना है, क्योंकि काम वगैरह Yes. जैसे पूरा नहीं हो रहा है, या तो उन्होंने एक्स्ट्रा लीव्स ली होगी लास्ट 1 ईयर में, तो उनका लीव पीरियड कम होता है, वो भी हो रहा है अभी?
ऐसा भी होता है। अभी आईसीआई करेंटली 24 लीव्स अलाउ करता है ऑफिशियली, बट देयर आर मेनी फर्म्स जो आईसीआई की चीज़ को भी मानती नहीं है। जैसे अभी मैं जहाँ इंडस्ट्रियल कर रही हूँ, वहाँ दे डोंट फॉलो आईसीआई का लीव वाला सिस्टम। तो हमारे पास अगर हमने लीव लिया तो दैट इज़ अनपेड। ऑल्दो केएनएवी बहुत अच्छी थी इस चीज़ में, सो केएनएवी में क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था तो ऐसा कभी इश्यू नहीं आया। तो इवन 12 लीव्स भी मेरी बच गई वहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलवेज़ वर्क फ्रॉम होम, तो मैं अपनी कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम कर लेती थी। वहाँ ऐसा नहीं था कि यू हैव टू वर्क इन दिस टाइम, वहाँ ऐसा था यू हैव टू वर्क दिस मच। वो अब आप रात को कर दे रहे हो, सुबह कर दे रहे हो एज़ पर योर कन्वीनियंस, बट उनको काम चाहिए था। तो इस वज़ह से मैं वहाँ लीव्स लेती ही नहीं थी, तो मेरी लीव्स तो बच गई। बट अगर देखा जाए जिनको रोज़ जाना है ऑफ़िस, उनके लिए 12 लीव्स 1 ईयर में बहुत कम है। और सिक लीव्स वगैरह तो ले ही सकते थे ना? कोई ऐसा सिक लीव का प्रोविज़न नहीं होता आर्टिकल्स के लिए, वो केवल फुल टाइम एम्प्लॉइज़ के लिए होता है। मतलब आर्टिकल से काम तो पूरा फुल टाइम एम्प्लॉयी जैसा कराएँगे, बट उनको लीव्स वही मिलेगी जो आईसीआई ने दे रखी है, ओह! तो सिक लीव नहीं होती कुछ। अभी जैसे करेंटली मैं इंडस्ट्रियल ढूँढ रहा हूँ अभी, तो मैंने जब मेरे प्रिंसिपल से बात की कि सर आई वांट टू गो टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सो ही वाज सो चिल कि मतलब कि कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, वो नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे थे। ही वांट टू नो कि हाँ, आगे क्या प्लान्स हैं, एंड उन्होंने सिंपली अलाउ कर दिया, ठीक है, यू आर प्लानिंग फॉर योर करियर, यू शुड गो। तो उन्होंने तो कुछ ऐसे मेरे को कहा नहीं कि हाँ, मत जाओ, इधर ही रुको, रुकना ही पड़ेगा। वैसा नहीं, मतलब उन्होंने सपोर्ट करके, ठीक है, यू आर प्लानिंग फॉर योर करियर, यू शुड गो। तो लेकिन बाकी मैंने मेरे फ्रेंड्स से सुना है कि उनके भाया-वाया को एक सर्कल में हुआ था कि उसको फर्म चेंज करनी थी ड्यू टू सम फैमिलीज़ इश्यू या ऐसा कुछ था। सो ही व्हेन ही टॉक्ड टू हिज पार्टनर, तो उन्होंने डायरेक्ट टर्मिनेट ही कर दिया था उसको। जब वो नहीं माना कि सर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा, ना मैं फैमिली को छोड़ सकता हूँ, ना मैं इधर रह सकता हूँ, बॉम्बे में रह सकता हूँ। तो ही सेड आपको टर्मिनेट ही करना पड़ेगा, फिर हम लोग आपको ट्रांसफ़र नहीं दे सकते हैं। तो उसको वापस उसने अराउंड 6 या 7 मंथ का आर्टिकलशिप कर दिया था उधर, एंड फिर उसने वापस रीस्टार्ट किया अपना आर्टिकलशिप। माय गॉड! मतलब 6-7 महीना एक्सटेंड हो गया फिर एक्सटेंड उसका, हो गया सीए उसका, फाइनल का अटेम्प्ट भी पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन हो गया। ओह! दिस इज़ तो वेरी रॉन्ग। हाँ। माय गॉड! और ऐसी क्या चीज़ें हो रही है लाइक व्हिच इज़ समथिंग व्हिच नीड्स इमीडिएट अटेंशन? इसके अलावा लाइक और ऐसे तुमको लगता है कि हाँ, मतलब ये नहीं होना चाहिए? एक्चुअली मेरे जो फ्रेंड्स हैं स्मॉल साइज़ में, लाइक अभय, आई वुड नीड टू कन्फर्म फ्रॉम हिम ऑल्सो। मैंने ऐसा सुना है कि मतलब कुछ बहुत ऐसे काम भी, कि चाय लेकर आ जाओ या फाइल्स उठा दो या ये फाइल वापस कबर्ड में रख दो, ऐसे काम भी आर्टिकल्स को बोले जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आर्टिकल्स को हायर कर रहे हैं या फिर एक ऑफिस वार्ड बॉय को। हाँ। क्योंकि मैंने सुना है ऐसे काम दिए जाते हैं स्मॉल साइज़ में। मैं जहाँ करती थी वहाँ मुझे नहीं मिला, बट ऐसा मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है। अभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? मतलब स्मॉल साइज़ में कैसा रहता है कि नंबर ऑफ पीपल कम होता है। इफ अभी मैं कोई क्लाइंट पे काम कर रहा हूँ एंड मेरे को उसके सपोज़ मैं कोई कंस्ट्रक्शन वाले क्लाइंट पे काम कर रहा हूँ, मेरे को रेरा के कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने, फॉर्म्स देखना है। तो अगर मेरे को वो चीज़ें देखनी है तो वो मेरे को ही जाके लेके आना पड़ता था। तो एक रूम स्पेसिफिकली क्रिएट किया हुआ है, स्टोर क्रिएट किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स का। तो वो काम हमारा ही होता था कि भी वो मतलब हम उधर जाएँगे और उधर से वो फाइल्स लेके आएँगे, जो डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, चेक करके वापस हम ही रख देते हैं। तो वो नॉर्मली ऐसा नहीं कि चाय लाओ वगैरह, वो सब हमारे साथ तो नहीं हुआ कभी। वो सब सर ही खुद हम मँगाते थे या सर ही मेरे को लगा खुद, बोल रहे सर ही नहीं, खुद करते थे। नहीं, नहीं। जब मैं सीएफओ डिपार्टमेंट में था ना, जो हमारे सर थे, कुणाल सर थे हमारे, मतलब ही वाज़ द बेस्ट गाय। मतलब एवरी सेंस में, रिलेटेड टू फूड एंड ऑल, रिलेटेड टू एक्सपीरियंस एंड ऑल। मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब हम लंच पे बैठते थे ना, हम लोग क्लाइंट प्लेस पे रहते थे डेली। सीएफओ सर्विसेज में क्लाइंट प्लेस पे ही जाना पड़ता है। तो जब लंच ब्रेक होता था ना, तो एज़ पर फर्म का पॉलिसी, ठीक है, आधा घंटा या 45 मिनट्स इतना ही लंच ब्रेक होता है। बट जो हमारे प्रिंसिपल थे कुणाल सर, मैं उनके साथ बैठ के ऑलमोस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा हम लोग खाली लंच ही करते थे। वो उनके अलग-अलग एक्सपीरियंसेस बताते थे कि मैं ये फ़र्म में गया था, मैंने इधर ये काम किया हुआ है, ये अलग-अलग टाइप्स के रिपोर्ट्स बनाए हुए हैं। इतने मतलब ग्रेट इनसाइट्स वो बताते थे मुझे, तो उनसे बहुत एक्सपीरियंस मिलता था। तो काइंड ऑफ ऐसे भी ऐसा प्रिंसिपल्स एंड होते हैं जो बहुत ग्रेट इनसाइट्स अपने को शेयर करते हैं। एंड वो खुद, ठीक है, उनको भी ऐसा था कि वर्क भी अपने को प्रायोरिटाइज़ करना है, बट नॉलेज फर्स्ट। तो जो भी वर्क रिलेटेड है तो नॉलेज भी बहुत अच्छा देते थे। मेन तो
ग्रेट टाइम वही होता था कि वो 1.5 घंटे का लंच ही कर रहे हैं हम लोग, एंड वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा क्लरिकल काम भी आर्टिकल्स को कम देना चाहिए। लाइक फर्स्ट 3 मंथ्स ठीक है, एक्सपेक्टेड होता है कि हमें एक्सेल भी चलाने नहीं आता है। तो पहले के क्या 2 चलाने नहीं आता? एक्सेल भी इतने अच्छे से हाँ। चलाने नहीं आता है। तो पहले के 2-3 महीने अगर हम क्लरिकल काम कर रहे हैं मेक सेंस। बट जैसे अगर आप देखोगे बड़ी फर्म में या जहाँ मैं भी थी या मेनी फर्म्स में फॉर्मेलिटीज़ होती है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग से पहले, ईएल्स बनते हैं, ईएफ्स बनते हैं। ये क्या होता है ये? ईएल इज़ एंगेजमेंट लेटर हम्म। जिसमें हम स्कोप ऑफ वर्क और फीस डिस्कस करते हैं क्लाइंट के साथ। तो ये सब आर्टिकल से बनवाते थे। मतलब मुझे लगता था इसके लिए भी एक टीम होनी चाहिए जो ईएल्स बना दे। ईएफ होता है एक्सेप्टेंस फॉर्म, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस फॉर्म। सीएफ होता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस फॉर्म। प्रोजेक्ट कोड बनते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट कोड को आप टाइम शीट में डालकर अपना जॉब कोड डालकर उसी में आप अपने आवर्स डालते थे टाइम शीट में। एक टाइम शीट भी बहुत ही वर्स्ट कॉन्सेप्ट है बट ये सब चीज़ें ये सब काम ना आर्टिकल से ही करवाते थे। अगर हमने काम सीख भी लिया ना लाइक आफ्टर 3-4 मंथ्स अब हमें अच्छा काम आता है, तो भी जब भी ऐसा बीच-बीच में होता था कि ईएल्स बनाने आर्टिकल, ईएफ बनाना है आर्टिकल। सो एंगेजमेंट लेटर मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको बनाना है ना वो, एंड देन यू हैव टू सेंड इट। हाँ, we सो have ये to तो आई send थिंक दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी गिवन टू आर्टिकल्स, राइट? मतलब एंगेजमेंट लेटर बनाना, आई थिंक दैट इज अ नॉर्मल मतलब आर्टिकलशिप का ही काम हुआ ना ये तो। हाँ, बट जैसे मैं यूएस टैक्स में थी ना, हम लोग के लाइक आप बिलीव नहीं करोगे इन 1 ईयर आई डेल्ट विथ ऑलमोस्ट 200 क्लाइंट्स। वहाँ पे ऑडिट जैसा एक क्लाइंट नहीं होता जो बहुत लंबा चल रहा है, यहाँ पे एवरीडे वी आर गेटिंग न्यू क्लाइंट। इट वाज़ अ क्वांटिटी वर्क, वी हैड मेनी क्लाइंट। हम 1-2 दिन मैक्स लगता था प्रोविज़न वर्किंग प्रिपेयर करने में। तो अब इतने क्लाइंट तो कितने एंगेजमेंट लेटर, कितने ईएफ, कितने कैप, कितने प्रोजेक्ट कोड, तो ये सब आर्टिकल्स ही करते थे। तो मुझे लगता है क्लरिकल वर्क के लिए भी एक टीम अलग होनी चाहिए। व्हाई डू यू से टाइम शीट इज द वर्स्ट कॉन्सेप्ट? टाइम शीट इज़ द वर्स्ट कॉन्सेप्ट। मतलब ऐसे क्यों नज़र रखनी है कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा फ़ील नहीं होता है और उसके बाद 3 महीने बाद वो एफिशिएंसी की रिपोर्ट आती है। तो और है ना टाइम शीट हम जैसे अगर मैंने 3 आवर्स किसी जॉब कोड पे चार्ज कर दिए या 5 आवर्स मैंने किसी वर्किंग पे चार्ज कर दिए, तो देन है ना उसके बाद वो मैं ओवर चार्ज में भी आ जाती थी। तो मेरे है ना जो सीनियर्स थे वो कहते थे तो एएम या दे यूज्ड टू से कि इसमें बस 2 से 3 घंटा लगना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग तो नए आए हैं ना, आफ्टर आप किसी 5 साल के एक्सपीरियंस को आप किसी 2-3 महीने के एक्सपीरियंस पर्सन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमें वो काम करने में डबल ही लगेगा और हम वो चार्ज करते थे तो फिर हमसे रिवर्स भी कराते थे। तो टाइम शीट थोड़ा है कॉन्सेप्ट, बट आई वोंट से मतलब उनके साइड से भी क्या गलत तो नहीं है। दे आल्सो नीड टू सी कि है ना कितना टाइम लग रहा है, मतलब कितना टाइम लगना चाहिए एक प्रोजेक्ट में, क्योंकि उससे ही आइडियली पता चलेगा कि क्लाइंट को कितना चार्ज करना है। बट ऐसे हर फ्राइडे टाइम शीट भरना, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कभी-कभार ऐसा फ़ील आता था कि किसी स्मॉल साइज़ में चली जाऊँ, जहाँ ये सब काम ना हो। मतलब आप फ्राइडे को टाइम शीट भर रहे हो, फिर आप है ना 3 महीने बाद एफिशिएंसी रिपोर्ट आ रही है, आप डिस्कस कर रहे हो कि क्यों मैंने इतना चार्ज करा। फिर आप जॉब कोड्स ढूँढ रहे हो जिसमें आपको चार्ज करना है, तो इट वाज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग और उसका कोई वैल्यू एडेड नहीं है। तो आई डोंट लाइक दिस कॉन्सेप्ट। आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू ऑन दिस बाय द वे, बिकॉज मेरा भी ऐसा मानना है कि मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था तब हमको क्या करना पड़ता था, टाइम शीट का कॉन्सेप्ट था, बट हमारे इसमें वो नहीं था कि फिंगरप्रिंट लाइक ये करना है वगैरह। हमको क्या करना होता था, क्लाइंट प्लेस पे अगर जाओगे तो वहाँ के लैंडलाइन से फोन करना है कि मैं क्लाइंट प्लेस पे पहुंच गया हूँ, एंड देन नेक्स्ट डे पे जब वापस जाएंगे तब प्रीवियस डे का आउट टाइम बोलना है कि कब निकले थे वो क्लाइंट प्लेस से। तो ये कॉन्सेप्ट था, मेरे को तो मतलब पसंद नहीं आता था, बट मैंने एक बार मोबाइल फोन से कॉल कर दिया था, एंड मोबाइल फोन से मैंने कॉल किया कि मैं पहुंच गया हूँ क्लाइंट प्लेस से। तो वो बोलते थे नहीं, लैंडलाइन से कॉल करो ना, आपने मोबाइल से कॉल किया, हमको क्या पता आप कहाँ पे हो एक्सेट्रा। फिर मैं गया, 5 मिनट बाद मैं लेट पहुंचा था, मैं एक्चुअली जा रहा था, मैंने सोचा वो बोल देता हूँ 5-10 मिनट पहले, मेरा फर्स्ट डे था आर्टिकलशिप में। फिर मैं लैंडलाइन से किया, वो बोले कि नहीं अभी आप आए हो ना, अभी आपने फोन किया, तो मैं आपका 11:15 इन टाइम लिखने वाली हूँ। फिर मैंने एक दिन क्या किया था कि एक दिन मैं क्लाइंट प्लेस से 2:45 PM को निकल गया था, ठीक है। थाने में था मैं, थाने से मैं अंधेरी चला गया था, एंड बिकॉज मेरा वो दिन का काम हो गया था, तो मैंने सोचा कि अभी नेक्स्ट डे आउट टाइम देना है, नेक्स्ट डे मेरे को प्रीवियस डे का आउट टाइम देना है। तो उन्होंने 5:30 बजे क्लाइंट प्लेस पे फोन किया लैंडलाइन पे, जस्ट टू चेक कि अरे हाँ ये क्लाइंट पे है कि नहीं, और वो क्लाइंट मेरा थोड़ा दोस्त बन गया था। तो मैंने बोला था बोल देना वो मोबाइल फोन रिपेयर करने गया है, तो मोबाइल फोन वगैरह रिपेयर करने गया है, वो आपको मोबाइल से कॉल करेगा जब उसका मोबाइल फोन रिपेयर हो जाएगा। फिर मैंने 7 PM को मेरे को क्लाइंट ने फोन किया, वो जो दोस्त बन गए थे मेरे, वो बोले आपकी मैडम का फोन आया है, तो आप प्लीज उनको बता देना कि आप क्या निकले हो कि नहीं वगैरह। तो मैं 7 PM को बहुत डर गया,
मैंने उनको कॉल किया, मैं बोला मैम सॉरी मेरा मोबाइल खराब हो गया था, मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने गया था, अभी मैं जस्ट घर पे पहुंचा हूँ, मैं 6 बजे निकला हूँ क्लाइंट प्लेस से एंड ऑल, जब उन्होंने कॉल किया था। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को क्यों पसंद नहीं आता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल कि यार वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होता है। आई थिंक इन एनी कॉर्पोरेट और इन एनी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, वंस दैट इज बिल्ट और वंस दैट इज डेवलप्ड, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती कि आप कितने बजे आए कितने बजे गए, आपको इतने बजे आना चाहिए, आपको इतने घंटे ही काम करना चाहिए। एज फार एज द वर्क इज गेटिंग डन, Yeah. I think companies should be fine. And this entire concept, as you rightly said, of timesheet, I don't think it should exist, in my Mhm. opinion. बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम शीट इज अ टाइम वेस्ट फॉर मी। मतलब टाइम शीट्स में वी आल्सो इंक्लूड ना कि ये पर्टिकुलर जॉब को इतना टाइम लगा है। सो एक अगर अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो वो बेटर भी है ना, क्योंकि जब अपन अपने मैनेजर्स को बताते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब को मैंने इतना टाइम दिया है, देन मैनेजर्स कैन हेल्प ना कि हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ, कि आप कैसे काम फास्ट कर सकते हो। मतलब अभी अपने को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो ऐसे भी पूछकर हो सकता है ना कि मतलब हम नहीं हो रहा है या किसी चीज़ में हमें खुद को लग रहा है ज़्यादा टाइम लग गया, तो वो तो ऑब्वियसली अगर हम कोई फाइल 2 दिन बाद दे रहे हैं, तो वो पूछेगा इतना टाइम क्यों लगा? तो आप बता सकते हो टाइम शीट। एक्चुअली आई लाइक टू से समथिंग ऑन दिस। मतलब टाइम शीट मेरे हिसाब से तो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देयर इज अ थिंग कॉल्ड एसओपी। तो हमें क्लाइंट को बताना पड़ता है कि आपने कितने आवर्स एलोकेट किए, उस हिसाब से हमारी जो कॉम्पनसेशन है वो डिसाइड होती है। तो आई थिंक इसीलिए टाइम शीट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और कमिंग टू ईएल वगैरह वाला पार्ट, तो अगर वो आपको इतना कुछ समझा रहे हैं, ऐसे मतलब कुछ नॉलेज इतनी दे रहे हैं, तो अगर इवन इफ दे आस्क यू टू मेक द ईएल, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इतना इशू है। हाँ, EL वाला आई एग्री, मेरे को नहीं लगता है कि EL में दैट कोई इज नॉट इशू एन है। इशू। बट टाइम शीट पे माय पॉइंट इज कि हम्म, आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट वेयर लेट्स से एम्प्लॉयर्स और कंपनीज आर ट्रैकिंग कि आप कितने बजे अंदर आए और कितने हाँ, बजे बाहर गए। हाँ। सी दैट इज समथिंग विच इज अगेन लाइक, सी इंडिया इज अ ट्रस्ट डेफिशिएंट सोसाइटी जो Yeah, बोलते हैं, that's कि true. जहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ट्रस्ट डेवलप होना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड देन सेकेंडली, लाइक इफ दैट इज ओनली नॉट द केस, देन building something big is Yeah. something which becomes a problem. Mhm. On the part of engagement letter, I think I am aligned on that, Yeah. कि मेरे को लगता है EL and all can be made by articles. Of course it is something which again you're doing in a Word document, but then her point was कि इतने 200 clients हैं and हाँ, इतने that's ज़्यादा, तो it. then there should be a separate team or maybe there should be Yeah. allocation of proper resources, क्योंकि इसको इतना दे तो 201 article को देके तो that is something which will be difficult. I think that's what she is trying to say. एडिशनली सी मेरी आर्टिकलशिप गुड़गांव में है एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मेरे को 2 आवर्स रोज ट्रैवल में लगते हैं। तो मेरी टीम बहुत 2 hours one side. या 2 आवर्स वन साइड। So 4 घंटे आप ट्रैवल करते हो हाँ जी, yes. डेली? नो नॉट My डेली, मेरा हाइब्रिड है, तो इट इज ऑल्टरनेट डेज। Okay. मतलब वर्क फ्रॉम होम है, वन डे अदर डे ऑफिस। तो टीम बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मतलब उनको पता है कि शी इज फ्रॉम दिल्ली, तो मतलब टाइमिंग अगर थोड़ा लेट भी होता है तो वो बोलते हैं कि ठीक है यू गो, आप अगर ज़्यादा काम है तो यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम, मतलब घर जाके कर लो, कुछ ऐसा नहीं होता इशू। तो दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग पीपल। What's the most ridiculous task you guys have done in your articleship? Yes, तो ऐसा कुछ तो होगा एक ऐसा कोई टास्क जो मैं पसंद ही नहीं आया। जैसे मेरे को, मैं बताऊं, मेरा तो मेरे को नंबरिंग करना पसंद नहीं था। मेरे को बोला था 200 पेजेस दिए थे, और वो जब CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में सबमिट करने होते तो नंबरिंग करना पड़ता है। हर एक पेज पे टॉप पे 1 देन 2 देन 3, तो ऐसे 200 पेजेस मैंने नंबर किए हुए। तो ये मेरे को पसंद नहीं आया था, और मे बी दैट वाज समथिंग व्हिच आई फेल्ट कि क्या बोरिंग काम है। ऐसा कौन सा था तुम्हारे केस में? मेरा तो ईएफ बनाना था। हम्म, लाइक ईएफ फिर भी मेरी जो दूसरी कलीग थी शी वाज़ आल्सो आर्टिकल, तो उसको देते थे और मुझे ईएफ दे देते एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस फॉर्म। तो स्टार्टिंग के 3 महीने तो 150-200 बनाए और मैं बोर हो then you can start your practice of EF. I think आप बट बना कुछ सकते उसमें हो। है नहीं ना वैल्यू एडेड, तो कितना कुछ बट फिर मुझे लगा कि एक टीम बना देनी चाहिए इन लोग को ईएफ और ईएल बनाने की, जब इतने क्लाइंट्स हैं। सी अगेन मैं ये नहीं कह रही कि ईएल बनाना या ये काम गलत है, क्योंकि अब आप स्टैट ऑडिट में देखो तो वहाँ एंगेजमेंट लंबी चलती है, तो उसके लिए आपने 2 महीने पहले एक ईएल बनाया, ठीक है आधे घंटा लगा, फेयर इनफ। हम रोज ईएल और ईएफ बना रहे हैं, तो ये वो बहुत इरिटेटिंग हो गया था, तो मेरे लिए वो काम मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम्हारे केस में? मेरे केस में तो ये था, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो थोड़ी पहले होती है, तो तब भी वो आईएनआर में हम रिकॉर्ड करते हैं उसको, तो इवेंचुअली उसको यूएसडी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो यूएसडी आईएनआर कन्वर्जन है, इतने सारे पीरियड्स के निकालने पड़ते हैं और वो कन्वर्ट करना पड़ता है फिर। तो दैट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क और कोई वैल्यू एडिशन नहीं है उसमें, बट वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि क्लाइंट्स को डिलीवर करना होता है। तो दैट दिस इज समथिंग। तो स्मॉल साइज में मेन मोनोटोनस काम हो जाता है, जिस लाइक जीएसटी R1 और 3 भी हर मंथ फाइल करना पड़ता है सेम क्लाइंट्स का,
तो सेम डेटा हर बार, नंबर ऑफ बिल्स भी सेम होते हैं, उनके पार्टीज भी सेम होते हैं, वेंडर्स एंड सप्लायर सब सेम ही होते हैं सबके। तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है कि हाँ हर मंथ सेम टू सेम पर्टिकुलर डेट्स पे वही करना, वही ड्यू डेट्स पे सारी फाइलिंग्स करना, वो बहुत मोनोटोनस एंड बोरिंग हो जाता है। तो उधर कुछ स्टार्टिंग के 1 और 2 मंथ्स में आपको पता चल जाता है कि क्या क्या चीजें हैं, लेकिन आफ्टर 2 और 3 मंथ्स फिर बोर होता है कि इधर से कुछ वैल्यू ऐड हो ही नहीं रहा है ये काम करने से, तो वो एक बोरिंग वर्क हो जाता है। और कभी ऐसा कोई तुम्हारे फ्रेंड्स के केस में कोई ऐसे नोन इंसिडेंट्स है जहाँ पर सम आर्टिकल लेट्स से उनको कुछ चाहिए था या तो उन्होंने कुछ गलती कर दिया एंड बहुत ज़्यादा लाइक टॉर्चर किया या तो हरास किया, या मे बी आई वाज रीडिंग अ केस व्हिच वाज वेरी माइंड ब्लोइंग, कहाँ पे था आई एम फॉरगेटिंग द सिटी, बट कहाँ पे बैंगलोर में था कोई तो भी फर्म में, एंड देयर वाज सम फिजिकल वायलेंस आल्सो व्हिच हैपेंड विद वन ऑफ द आर्टिकल्स एंड आई वाज सो शॉक्ड टू रीड दैट कि वहाँ पर मतलब उसको स्लैप किया था बिकॉज ही वांटेड टू आस्क समथिंग और ही वाज आई थिंक ही डिड सम वेरी बिग ब्लंडर एंड उसके साथ ये हुआ था। ऐसे कोई तुम्हारे नोन में या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स के केस में या तो कोई ऐसे पता है कि क्या हो रहा है लाइक इंडस्ट्री में? मेरे किसी नोन के साथ नहीं हुआ, बट अगेन लिंक्डइन पे ऐसे मैंने पढ़े हैं केसेस कि स्लैप किया गया, फिर आर्टिकल को घर नहीं जाने दे रहे, जब उसको यहाँ तबीयत खराब है तो भी काम कराना है। ऐसा सुना है, बट नोन में किसी के साथ नहीं हुआ है। बट इतना हुआ है कि कभी-कभार तबीयत एक्चुअली खराब होती है तो भी है ना, कभी-कभार कुछ लोग इतने वो इनसेंसिटिव होते हैं, प्रिंसिपल्स कहीं-कहीं फर्म्स में, कि दे डोंट लुक एट इट कि बच्चे की तबीयत सही में खराब है और उसको घर जाना है। तो ऐसा होता है। मोस्टली इंडस्ट्री में ऐसा है कि दे आर मीन्स उनका रिलेवेंस खाली उनके वर्क से, एम्प्लॉयज एंड आर्टिकल्स के वो नहीं देखते कि उनकी हेल्थ कैसी है या वो लोग की कौन सी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। मतलब पर्सनल अटेंशन वगैरह नहीं रहता कि उनको मतलब है मेरा काम हो रहा है और मेरे को काम करवाना है बस। उनका लेना देना बस उनसे ही, नॉट मोर देन दैट। फिर आप कैसे भी कर रहे हो, आप लेट नाइट बैठ रहे हो या आप अर्ली मॉर्निंग आके कर रहे हो, डजेंट मैटर, मेरे को Got काम चाहिए और आपको करना है। What's the funniest thing you guys have experienced in your articleship? वो सीरीज में था उसमें कि हाँ एक कोई तबेले का क्लाइंट था, मिल्क प्रोडक्शन का वगैरह उनका, तो उसने उधर जाके जब वो उधर गया तो उनका कोई ऑफिस ही नहीं था, तो उसने बेसिक नॉर्मल तबेले में गायों के बीच में बैठ के ऑडिट किया था, समथिंग ऐसा। हाँ, हाँ। कैसे ऑडिट किया था तबेले में बैठ के? वो तो अभी इतना वो देखा नहीं था मैंने, नहीं बट बीच क्या में ड्रॉप मतलब कर दिया था। क्योंकि वो तबेले में ऑडिट कर गया था इसलिए। हाँ, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं स्टैट ऑडिट पे गया था एंड भिवंडी इज हब फॉर क्लोथिंग एंड ऑल, तो मेरा एक लूम्स वाला क्लाइंट था, नाइस रेवेन्यू एंड ऑल ऐसा, लेकिन उधर जाके भी उनका कोई प्रॉपर ऑफिस एंड ऑल नहीं था। तो मैं एंड मेरे कलीग थे साथ में, तो उधर टेबल एंड ऑल ऐसा भी कुछ नहीं था, तो हमने स्पेसिफिक बोला कि सर हमारे लिए एक टेबल तो लगा दो कि हम उस पे हमारी फाइल्स रख के हम ऑडिट तो एक बार कर सकते हैं। तो इन बिटवीन ऑफ लूम्स प्लास्टिक चेयर पे बैठ के हमने ऑडिट किया था, एंड प्लास्टिक चेयर भी वाज सो बैड काइंड ऑफ, ऐसा कि हाँ बीच में होल्स थे, वैसा वाला प्लास्टिक चेयर था, एंड पूरे लूम्स में फैक्ट्री है होती है, फुल नॉइज एंड ऑल, उनके बीच में हमने ऑडिट किया था। तो वो एक बहुत फनी इंसिडेंट था कि हम लोग को बोला वी आर स्टैट ऑडिटर्स, तो एक बार एक काइंड ऑफ छोटा कैबिन या एक प्रॉपर स्पेस तो दे दो हमको कि हम अच्छे से बैठ के कर सके। बाकी नॉर्मली लोगों का एक्सपेक्टेशंस होता है कि हाँ एसी कैबिन होगा, कि हाँ थोड़ा चिल होगा, लोग आके पूछेंगे कि आप क्या फूड लोगे या आप कॉफी लोगे, टी लोगे। हमारे साथ वैसा कुछ नहीं हुआ था, हमारा तो ऐसा सिटिंग का भी वो था हमारा कि हाँ हम लोग प्रॉपरली बैठ के भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारा डाउट था वो। फिर नेक्स्ट डे से तो हमने ऑफिस से ही सारी फाइल्स मंगा दी एंड ऑफिस से ही हमने कंटिन्यू किया उनका ऑडिट। तुम्हारे केस में क्या थे? मतलब फनीएस्ट तो नहीं, बहुत फन इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे क्रिसमस के टाइम पे सीक्रेट सांता वगैरह होता है, तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि क्या मैनेजर को गिफ्ट दें, किसी का आ गया पार्टनर को गिफ्ट देना है, तो मतलब एट आवर आर्टिकल लेवल एंड गिफ्टिंग टू योर पार्टनर, सो दैट्स अ बिग थिंग। तो बहुत मतलब बहुत अच्छे मूवमेंट्स होते हैं आर्टिकलशिप में। जैसे दिवाली है, तो दिवाली पार्टी अलग होती है, एमएनए टैक्स की अलग होती है, डिलॉयट की अलग होती है, तो ऐसे बहुत फन इंसिडेंट्स हैं। बट फनीएस्ट तो मतलब जैसे हम लोग टीम के साथ जैसे लंच वगैरह पे गए थे, तो सिंस आई एम अ फूडी, तो आई वाज कीप टॉकिंग अबाउट फूड, तो फिर मेरे आई केप्ट टॉकिंग अबाउट फूड, तो फिर मेरे मैनेजर ने बोला कि यू कुड बी आप फूड ब्लॉगर बन सकते हो। तो मतलब मेरे को लगा कि हाँ, ये मैं कंसिडर कर सकती हूँ। तो मतलब ये है।
फ़नी इन अ सेंस कि ये हो मतलब बहुत फ़नी कुछ नहीं हुआ, बट ये था कि मुझे, क्योंकि बहुत बार ऐसे ना, मैं 8 ओ क्लॉक लॉग ऑफ का टाइम था, मैं 8 ओ क्लॉक लॉग ऑफ कर देती थी। तो एक 2 बार ऐसा मैनेजर क्रिटिकली एंड आउट ऑफ फन बोलता था, जेन ज़ीज़ आर्टिकल को सँभालना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो होता है। कि अगर एक बहुत, मतलब जिसने 3 ईयर आर्टिकलशिप की है, मिलियनियर वाला पर्सन अगर वो जा रहा है, तो उसकी जगह में 3 जेन ज़ी आर्टिकल लाने पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग तो 8 बजे लॉग ऑफ कर देते हैं, ये लोग तो 9 बोल देते हैं। बट आई थिंक जेन ज़ीज़ इज़ मतलब इट्स अ गुड थिंग, जो भी जेन ज़ीज़ कर रहे हैं, द कल्चर दे आर मेकिंग इट बेटर, और ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दिया था, जेन ज़ीज़ आर डूइंग इट गुड। जब ये ऐसा हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला ही नहीं कुछ। एक्चुअली पता है, जूही के साथ कहीं कोई बोल देगा अगले दिन लिंक्डइन पे चला जाएगा, तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। हाँ, ऐसे मुझे कहते थे कि जूही को कुछ भी बोलो, तो लिंक्डइन पे जा सकते हैं। सोशल मीडिया का पावर तो है। सही है। आपके जैसे जूही आपने बताया कि अजमेर से जैसे यू रिलोकेटेड टू बॉम्बे एंड यू आर सेइंग कि पॉसिबल ही नहीं है 15-20 हज़ार पर मंथ में सर्वाइव करना। तो तुम तीनों के मंथली एक्सपेंसेस बताओ कितने होते हैं? एंड मैं कंपेयर कर रहा हूँ आर्टिकलशिप स्टाइपेंड से। सो जस्ट फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड कि कितने लाइक अलग-अलग सिटीज़ में, लाइक जैसे दिल्ली में एंड बॉम्बे में क्या मंथली एक्सपेंसेस होंगे टिपिकली, एंड देन हाउ डू यू लाइक मैनेज द रिमेनिंग पार्ट एंड ऑल? तो मेरी स्टाइपेंड तो जैसे 15,000 है, तो मेरा मोस्टली जो एक्सपेंस होता है वो ट्रैवल पे जाता है। तो मैं 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करती हूँ, दिस इज़ अ वेरी फनी थिंग, क्योंकि घर से ऑफ़िस बहुत दूर है। तो 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप मान लो कि मंथ में 10 डेज़ ऑफ़िस जाना होता है एंड 1 दिन के ₹100 लग जाते हैं सारे मोड्स को मिला के। क्या है मोड्स बताओ तीनों? सबसे पहले पापा कार से छोड़ते हैं नियरेस्ट मेट्रो तक, सो दिस इज़ कार। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ मेट्रो से, उसके बाद मेट्रो से ऑफ़िस सिंस थोड़ा दूर है, तो उसके बाद ऑटो से। तो ये 3 मोड्स ऐसे हो गए। तो वन साइड के 100 होते हैं, तो टोटल 1 दिन के 200 मान लो, और ऑफ़िस 10 डेज़ जाना होता है मंथ में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चलता है बाकी दिन, तो 10 इंटू 200 सो ₹2000 ट्रैवल होता है। और बाकी तो डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस बच गए, जो कि मतलब क्या आपके शौक है, तो स्टडी मटीरियल्स वगैरह खरीदने होते हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं। बाकी सब सेविंग्स ही हैं मोस्टली। Okay. Because you're also staying with your family. तो मैं That's right. दिल्ली So में your था। rent and all हाँ, everything रेंट is एंड ऑल इज़ covered. कवर्ड, ठीक है. हाँ। So, but you are not staying with your family here, right? So let's talk about your monthly expense because everyone would relate to your story. बताना कितना होगा? मतलब मुंबई में रहने के लिए 20 से 25,000 आई थिंक, रेंट अगर नहीं जाएगा. नहीं 25,000 ओवरऑल आपको मंथली चाहिए हम्म. होता है। रेंट, माय रेंट इज़ अराउंड 10 टू 11 के। और अगर आपको ऑफ़िस, क्योंकि ऑफ़िस मोस्टली बांद्रा और अंधेरी साइड है, और कुछ साउथ बॉम्बे में तो आप अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते रेंट। आपको रहना हो मैक्सिमम अंधेरी में रह सकते हो या बांद्रा में रह सकते हो, तो वहाँ भी गुड फ्लैट्स आर इन 14 टू 15 के ये रेंट होता है। उसके अलावा कितने BHK का होगा ये? माय रेंट इज़ 10.5 के इंडिविजुअल एंड होल फ्लैट इज़ 40 के, Okay. और ये 2 BHK है। Okay. And बट 4 इट्स लोग अ रह ओल्ड सकते हैं. बिल्डिंग, या ऐसा कुछ नहीं है कि फैंसी बिल्डिंग नहीं है। हम मतलब मैं घर से आ रही हूँ, तो घर मेरा बहुत अच्छा है, फिर यहाँ का थोड़ा स्ट्रगलिंग लगता है। 1-2 महीना लगा, फिर हैबिचुअल हो गए, क्योंकि मुंबई है। तो और क्या एक्सपेंसेस होते हैं? उसके अलावा ग्रोसरी, क्योंकि अब मेरे को, बिकॉज़ आई एम सर्वाइविंग ऑन स्टाइपेंड, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं घर से इतना मँगवाऊँ, तो मैं खाना खुद ही बनाती हूँ। तो खाना खुद बनाती हूँ, तो ग्रोसरीज़ 2 टू 3 के पर मंथ। उसके अलावा क्लीनर कम शी पे चार्जेस 700 टू 800 पर मंथ, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी 1000 टू 2000 पर मंथ। और उसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग, जैसे केएनईवी में ऑफ़िस इतना जाना नहीं पड़ता था, ट्रैवलिंग वाज़ नॉट अ मेजर एक्सपेंस। बट अभी इंडस्ट्रियल में जैसे जाना पड़ता है, बट पास में है। अदरवाइज़ ट्रैवलिंग का भी कॉस्ट एक आर्टिकल के लिए होता ही है, 1000 टू 2000 अगर आप ट्रेन से, लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो। तो 25 तो यू नीड फॉर So yeah, so if I सर्वाइवल। just total all of this, it's around 18-19,000. या And you said your stipend was 17,500. 17,500, तो और घर तो से कट टू कट होता है, मतलब इन द सेंस जितना हाँ। स्टाइपेंड होगा उतना ही, अगर स्टाइपेंड इतना रहा तो 20,000 तो हुँ। उतना आपको लग ही जाएगा. कहीं मुझे घर से भी मँगवाना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस भी होते हैं। कभी आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका कुछ बड़ा एक्सपेंस हो गया, उसके अलावा आपको और भी तो चीज़ें चाहिए होंगी। आपको कभी आप बाहर जाओगे, आप लंच पे जाओगे, डिनर पे जाओगे, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओगे, आपको अपने पर्सनल एमेनिटीज़, स्किन केयर सब हम्म. तो ये सब के लिए भी तो चाहिए होता है, तो तो उसमें उसमें कितना लगता है टोटल खर्चा? 25 आता है। Got You it. need total 25 in Mumbai, but that is also minimum 25.
और तो मेरा ऐसा सच कोई एक्सपेंसेस नहीं है बिकॉज मेरा फर्म मेरे घर से 2 मिनट्स वॉक है, तो जस्ट सामने ही है, तो ट्रैवलिंग नहीं एंड अदर एक्सपेंसेस भी कुछ होते नहीं है, जो पूरा सेव है एंड जो भी अपने जो हॉबीज है क्रिकेट एंड ऑल है प्लेइंग गेमिंग। you also stay with your family Yes. in Bombay. यस ठीक है. सो नूर टेल मी वन थिंग, अगर लेट्स से दिल्ली में किसी को आर्टिकलशिप करना है Yes. जो बाहर से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है या तो अलग सिटी से आ रहा है, हम्म। अलग स्टेट से आ रहा है, तो उनके लिए टिपिकल मंथली एक्सपेंसेस क्या होगा? जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आर्टिकलशिप में जो दिल्ली के बाहर से हैं, तो रफली अराउंड उनको 15,000 जितना बिल्कुल लग जाता है, क्योंकि 10,000 का आपका रेंट लगता है गुड़गांव में और बाकी 5,000 का जैसे फूड, ग्रोसरी, बाकी अमेनिटीज़, तो उनके पास बिल्कुल सेविंग्स नहीं बचती। इनफैक्ट मेरे सारे फ्रेंड्स यही कंप्लेन करते हैं कि बिल्कुल सेव कुछ भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि कट टू कट चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि 10,000 रेंट है और 5,000 बाकी योर अदर एक्सपेंसेस। तो दिल्ली में is it fair to say that Delhi is like, let's say, cheaper as compared to Mumbai? 100% यस, मतलब मेरे को भी ऐसा फील होता है। दिल्ली इज 100, उसका रेंट एक तो गुड़गांव का कम है एज कम्पेयर टू मुंबई, तो डेफिनेटली इट इज चीपर। And other expenses also. हाँ, 5 अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो, जैसे ग्रोसरी वगैरह है, तो वो भी आई थिंक यहाँ पे दिल्ली में सस्ती मिलती है एज कम्पेयर टू मुंबई। मुंबई इज वेरी एक्सपेंसिव। Hmm. मुझे बस रेंट में लगता है मुंबई का, अदरवाइज ग्रॉस खाना और ट्रैवलिंग ये तो सेम ही रहता है, बट रेंट इज़ अ बिग एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंस, तो वो काफ़ी वेरी करता है। मतलब अगर मैं यहाँ 11,000 देकर मैं बहुत ओल्ड बिल्डिंग में रह रही हूँ, तो दिल्ली में बहुत अच्छे फ्लैट में रह सकते हैं उसमें। हाँ। So let me ask you a question, Juhi. So let's say someone who's watching this now, he or she is deciding कि मुंबई में आर्टिकलशिप करनी कि नहीं करनी है. Basis your experience, you also know that कि हाँ cost of living ज़्यादा है, मैं save नहीं कर पा रही हूँ, but you're getting good learning. What is your final advice to them कि मुंबई में आर्टिकलशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, और मुंबई में आर्टिकलशिप करने की वजह से ही मैं आज इधर हूँ। तो मुंबई में तो बिल्कुल आर्टिकलशिप करनी चाहिए, यू गेट वेरी गुड एक्सपोज़र। और मुंबई इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि बैंगलोर, देयर आर अदर सिटीज़ व्हिच आर गुड, इक्विवेलेंट गुड इज़ गुड़गाँव एंड बैंगलोर, बट बैंगलोर में कॉस्ट ऑफ लिविंग मुंबई से भी ज़्यादा हाई है, और बैंगलोर में बैंगलोर में cost of living मुंबई से high है? हाँ, रेंट ज़्यादा है वहाँ। सही में? यस हाँ, बैंगलोर इज़ क्या बात है? सारी चीजों के मोर prices बहुत एक्सपेंसिव ज्यादा है। देन मुंबई, ट्रैवलिंग वहाँ बहुत ज़्यादा है। Hmm. प्लस बैंगलोर में समवन कमिंग फ्रॉम राजस्थान विल फेस ह्यूज कल्चरल डिफरेंस, Why? क्योंकि वहाँ मोस्टली साउथ इंडियंस डोमिनेटेड हैं, तो कल्चरल डिफरेंस आएगा। मेरे जो फ्रेंड्स बैंगलोर में कर रहे हैं उनको खाना अच्छा नहीं इतना मिलता है, क्योंकि वहाँ मोस्टली राइस, इडली, सांभर अभी कोई मतलब वो अभी राजस्थान से जो आए हैं उनको नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ फूड का स्पाइस बट इज़ वेरी डिफरेंट। तो बैंगलोर में पॉसिबल नहीं है। देन आता है गुड़गाँव, तो लड़कियों के लिए गुड़गाँव भी, फिर दिल्ली गुड़गाँव लड़कियों के लिए Yeah, सेफ it नहीं is होता है। unsafe. This Not I can safe. say. हाँ, मुंबई unsafe है। इज़ वेरी सेफ। मैं रात को 12 बजे भी अगर मैं केएनएवी से बहुत बार लेट भी आई हूँ ट्रेन में, मुझे कभी एक बार सोचना भी नहीं पड़ा। बट अगर मैं जब दिल्ली के लिए अपने पेरेंट्स को बोल रही थी, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे नो बोल दिया था, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं 11-12 बजे वहाँ नहीं निकल सकती, और आर्टिकलशिप में आप लेट फ्री होते हो, तो ऐसे दिल्ली जैसे सिटी में लेट वापस आना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एडिशनली आई वुड लाइक टू से कि जैसे कोई राजस्थान से या नॉर्थ इंडिया से कोई सीए कर रहा है, तो उनकी स्टाइपेंड इतनी नहीं होगी कि वो फ्लाइट की टिकट्स अफोर्ड कर सके और वो बैंगलोर आ सके। तो जैसे मेरे फ्रेंड्स नॉर्थ इंडिया में जैसे रहते हैं, अजमेर से भी है, राजस्थान में, और जयपुर से भी हैं, उदयपुर से हैं, बीकानेर से हैं, तो जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं अभी मतलब मेरे साथ डिलॉयट में, तो वो बताते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि तुम मुंबई क्यों नहीं गए या बैंगलोर क्यों नहीं गए? उन्होंने बोला हमारी स्टाइपेंड इतनी नहीं है कि हम फ्लाइट से मतलब वहाँ पे ट्रैवल कर सकें, अपने होम टाउन वापस जा सकें। तो इसीलिए दिल्ली वो इसीलिए प्रेफर करते हैं, दिल्ली एंड गुड़गाँव। Got it. So let's do one last interesting thing. Abhay, you have to convince Juhi to do articleship in a small size firm, and other way around. You have to convince Abhay to do articleship in, let's say, Big Four. ये तो पूरा ready हो रहा है, मोबाइल उधर रख के एकदम. You have to convince him to do articleship in mid size or like a big firm. ठीक है? तो तुम दोनों में like एकदम ऐसे झगड़ा नहीं करेंगे, but healthy debate कराएंगे, and you guys have to convince each other. ठीक है? You have to counter him. एंड यू हैव टू गिव योर पॉइंट्स कि नहीं, क्यों यू थिंक कि नहीं ऐसा नहीं है वगैरह वगैरह, एंड देन अल्टीमेटली देखते हैं कौन किसको कन्विंस कर पाता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो स्मॉल साइज में ना फर्स्टली बेनिफिट होता है कि वी डिसाइड, मतलब अपने हाथ में सारी चीजें होती है कि उधर उधर देखते तुम दोनों. जैसे कोई भी आपको टास्क मिला है, सपोज ऑडिट मिला है, तो जो प्रिंसिपल रहेगा वो आके आपको बोलेगा कि ये वाला क्लाइंट है, आपको इसका ऑडिट कंडक्ट करना है, स्टैट ऑडिट है या इंटरनल ऑडिट है XYZ। तो उधर वो सीन होता है कि
अपने पे डिसाइड रहता है कि अपने ऊपर रहता है कि क्या किधर से चालू करना है, कब कब एंड करना है, कौन से एरिया को कितना टाइम अलॉट करना है, या टीम कौन चाहिए साथ में। तो मेनली वो एक पर्सपेक्टिव या एक एक्सपीरियंस होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कि अपने वो टाइम पे खत्म करना है सब चीज़ें, डिसिप्लिन आता है, तो वो चीज़ हेल्प करती है स्मॉल साइज में। मुझे ऐसा लगता है ये ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड जो चीज़ है, ये स्टार्टिंग ऑफ आर्टिकलशिप में नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक बहुत बच्चा नया आया है और वो नर्वस है, तो उसको अभी आप पूरा काम दे दोगे और उससे कोई गलती हो गई तो आप बहुत उस पे चिल्ला सकते हो। तो जो मेरे साथ था कि कंप्लीट रिस्क एंड रिवॉर्ड वाज़ नॉट माइन, मेरे ऊपर एक एसोसिएट था, उसके ऊपर एक सीनियर एसोसिएट था, तो अगर मैं जो काम कर रही हूँ, इट वाज़ गोइंग थ्रू मल्टीपल स्टेजेस ऑफ रिव्यू। तो ऐसे डर नहीं रहता था कि मतलब हम कॉन्फिडेंटली अच्छा करने की कोशिश करते थे, बट अगर कोई गलती हो गई तो वो एसोसिएट देख लेगा, सीनियर एसोसिएट देख लेगा और मैनेजर तक फाइल एकदम अच्छी जाएगी। तो अर्ली स्टेज ऑफ आर्टिकलशिप में कंप्लीट रिस्क एंड रिवॉर्ड का ट्रांसफर होना मुझे नहीं लगता। आर्टिकलशिप्स में भी प्रिंसिपल्स ऐसे ही अलॉट करते हैं कि एक बार अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, नॉलेज हो गया, वर्क का नॉलेज है कि कैसे कंडक्ट करना है, क्या कंडक्ट करना है, कौन-कौन से प्रोसीजर्स कंडक्ट करना है, तभी जाके प्रिंसिपल अलॉट करते हैं वो वर्क। तो मीन्स चलता है कि ठीक है, ही विल टेक न्यू आर्टिकल्स विद, मतलब उनके टीम में वो नए आर्टिकल्स लेंगे कि जिनको भी नॉलेज हो जाए प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो वो लेयर्स वाला नहीं मैटर करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मिड साइज़ में यही है कि स्टार्टिंग में आपके ऊपर बहुत लोग होते हैं, तो आपका वर्क जो मल्टीपल स्टेज ऑफ रिव्यू से जाता है और उसके बाद आप एक बार रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, तो वो अब आपको काम डायरेक्टली भी देना चालू करते हैं। तो एक तरह से मिड साइज़ ना आपको पहले स्मॉल साइज़ का एक्सपोज़र भी मिल जाता है क्योंकि बाद में अब आप सीख गए हो काम, तो अब आपको वो डायरेक्टली काम देंगे। लाइक जब मैं लास्ट में छोड़ रही थी केएनईवी, तब मुझे मैनेजर के साथ डायरेक्टली काम देते थे, बट स्टार्टिंग में मेरे ऊपर 3-4 जने थे। तो वो एक तरह से बिग 4 वाली चीज़ भी हो गई और स्लोली वो स्मॉल साइज़ में भी कन्वर्ट हो गया। तो आई थिंक मिड साइज़ इसलिए बेस्ट है। भी जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे ऊपर 3-4 जन थे, तो आपका डायरेक्ट इंटरैक्शंस तो होते ही नहीं होंगे क्लाइंट से, कि क्लाइंट का पर्सपेक्टिव क्या है, क्लाइंट्स को क्या चाहिए, बराबर? तो इन स्मॉल साइज़ कैसा रहता है कि वी डायरेक्टली टॉक टू क्लाइंट्स। देन जब अपन क्लाइंट से बैठते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता है क्योंकि जो आपके प्रिंसिपल्स या आपके मैनेजर्स आपको वर्क बता रहे हैं एंड जो क्लाइंट बोल रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो जब अपन क्लाइंट के साथ बैठते हैं, तो समझ में आता है कि क्लाइंट्स किस तरह से सोच रहा है। मेनली जब अपन कोई एडवाइज़री दे रहे हैं उनको या काइंड ऑफ कोई रिपोर्ट्स बना रहे हैं उनके बिज़नेस के ऊपर कि क्लाइंट्स का नीड क्या है। मेन वो चीज़ होती है कि इंटरैक्शन विद क्लाइंट बहुत हेल्प करता है टू बिल्ड योरसेल्फ। बट अगेन इंटरैक्शन एट व्हिच स्टेज? अब जहाँ मैं काम कर रही थी, वहाँ मेरे सारे क्लाइंट्स बहुत बड़े लिस्टेड क्लाइंट्स थे। उनके साइड से भी वो मुझे जाते ही फर्स्ट 2-3 मंथ में कोई लिस्टेड क्लाइंट से डायरेक्टली बात करने के लिए नहीं बोलेंगे। एंड आई थिंक मिड साइज़ मतलब बिग फर्म्स टीचेस यू प्रोफेशनलिज्म। आप वो चीज़ स्लोली लर्न करते हो आफ्टर 6-7 मंथ्स जब आप कैपेबल हो जाते हो, जब उनको भी लगता है, तो आपको डायरेक्ट जब आप मैनेजर के साथ काम करते हो, तब आपको क्लाइंट से डायरेक्ट बात करते हो। अगर प्रोफेशनलिज्म की बात है तो वो स्मॉल साइज में भी होता है। ऐसे नहीं कि स्मॉल साइज में आप हो, तो उधर भी चीज़ें मतलब जैसे डिसिप्लिन वाइज़ में जैसे होनी चाहिए, जो लेयर्स होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, वो बरोबर वैसे ही फॉलोज़ होते हैं। एंड बिग स्मॉल साइज में कैसा एंड टू एंड ये एंड टू एंड चीज़ें अपन देखते हैं, स्टार्ट टू एंड। अभी जैसे मिड साइज में होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टास्क दे देंगे, एक लेवल दे देंगे कि हाँ, आपको ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है। अभी वो रिपोर्ट्स में क्या डाला है, कैसे डाला है, वो वर्क किसी और ने किया हुआ है। जैसे मैंने सुना है मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल से कि वैसा वो चीज़ें होती है कि आपको बता देते हैं कि क्या-क्या कंटेंट है, क्या-क्या आपको डालना है आपके रिपोर्ट्स में, लेकिन रिपोर्ट्स का मेन जो बैकएंड वर्क है वो किसी और ने किया रहेगा, एनालिसिस किसी और ने किया रहेगा, बट रिपोर्ट्स बना आप रहे हो। ऐसा नहीं होता, मिड साइज़ में भी आपको एक ही काम नहीं देते हैं, अगर आप हाँ। अच्छा परफ़ॉर्म करते हो, तो आपको पूरी फ़ाइल भी देते हैं। यही बात मैं कह रही हूँ, आपको इनिशियल स्टेज में व्हेन 2-3 मंथ्स ही आपको हुए हैं, तो वो आपको पूरी फ़ाइल नहीं दे सकते क्योंकि आप भी उसको नहीं समझ पाओगे। तो पहले वो आपको एक फ़ाइल का एक टैब बोलेंगे, आप ये टैब बनाओ। फिर आपको 2 महीने बाद आपको बोलेंगे, आप ये टैब्स भी बनाओ। फिर इवेंचुअली जब मैं छोड़ रही थी आफ्टर 1 ईयर मुझे पूरी-पूरी फ़ाइल्स मिल रही थी सँभालने को।
तो मिड साइज़ में एक तरह से मिड साइज़ और अपर मिड साइज़ में ऐसा होता है कि आपको एक बच्चे की तरह तरह पालते हैं। पहले नर्सरी, एचकेजी, एलकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो वही मेरे हिसाब से एक स्टेप होना चाहिए। लाइफ भी ऐसे ही स्टेप वाइज़ चलती है और आपकी ग्रोथ प्रोफेशनली भी ऐसे स्टेप वाइज़ होनी चाहिए। तो आप जो चीज़ बोल रहे हो मिड साइज़ में, स्मॉल साइज़ में भी सेम ऐसे ही, ज़्यादा फ़र्क नहीं। मतलब वैसे ही चीज़ें लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आपको दी जाती है। बट एट द एंड जैसे आपको उस पूरा प्रोसीजर समझ आ गया, तो वो फर्स्ट स्टार्ट टू एंड आपको ही करना है। अगर आपने कोई चीज़ हाथ में ली है, फिर आपके पास चॉइस नहीं कि आप किसी और से पूछ सके या आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल से इंटरैक्ट करना है एंड वो आपको गाइड करेंगे कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन स्टार्ट टू एंड आपको ही करना है। एंड मेन चीज़ मतलब ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती तब तक अपन काम को सीरियसली नहीं लेते। जितना मैंने देखा है, जब तक अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तब तक ठीक है। मैनेजर अगर रिस्पॉन्सिबल है तो ठीक है, ही विल लुक आउट, मैं ये काम करके करके दे देता हूँ। मैनेजर को देना है, ठीक है, ये काम मैंने करके दे दिया। लेकिन जब हम रिस्पॉन्सिबल है स्टार्ट टू एंड, तो वी कीप थिंग्स ट्राई टू बी गुड, मतलब वो अच्छी होनी चाहिए, चीज़ें एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग्स होगी, जो आपके ऑब्जर्वेशंस आप डाल रहे हो वो अच्छे होने चाहिए। एंड मेनली आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है स्मॉल साइज़ में, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल बहुत कम होता है। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जैसे मैं सीएफओ डिपार्टमेंट में था, सो एक बीएनआईज़ होते हैं, बिज़नेस नेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह, जिधर लोग मिलते हैं, बिज़नेस नेटवर्किंग इंस्टीट्यूशन, सॉरी। तो जो सीएफओ डिपार्टमेंट में जो मेरा फर्म था, वो दैट वाज़ अ स्टार्टअप। तो सर उस दिन अवेलेबल नहीं थे, तो एक बार सर ने लेट नाइट मेरे को कॉल किया कि कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मेरा सब्स्टिट्यूट बन के तेरे को जाना है। तो इन फ्रंट ऑफ 100 और 150 स्टार्टअप्स मैंने मेरे फर्म को पिच किया था। देयर वाज़ ऑल सीईओज़, एमडी, सब बड़े-बड़े लोग थे उधर, एंड आई वाज़ फ्रॉम, मीन्स आई वाज़ आर्टिकल, एवरीवन वाज़ कमिंग फ्रॉम मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, एंड आई वाज़ गिविंग मनी टू रिक्शा वाला भैया। तो वो बहुत बहुत ये फ़नी चीज़ थी कि अ, लोग इतने बड़े-बड़ी जगह से आ रहे हैं। वो उस जगह पे मैंने अपना पिच किया था, मेरे फर्म को पिच किया था, मेरा बिज़नेस एक्सप्लेन किया था कि हम कौन-कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम कौन-कौन से रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। वो चीज़ें आई थिंक कि मिड साइज़ या बिग फोर्स में नहीं मिलती है। वैसे अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती है, इतने बड़े-बड़े लोगों से इंटरैक्ट करना नहीं मिलता है। मतलब अगर स्मॉल साइज़ है तो उसके क्लाइंट्स भी स्मॉल इतने बड़े नहीं। सॉरी, आई डोंट वांट टू No, ऑफेंड, आई एम सो सॉरी। no, this is good. Yeah, go ahead. हाँ, हाँ, small size. Continue. सो क्लाइंट्स भी छोटे मतलब स्मॉल जिनका मार्केट कैप होता है, तो अगर हम मिड साइज़ में अपर मिड साइज़ में हम उनको ये नहीं बोल सकते आप हमें पूरी फाइल दे दो, क्यों देंगे? वो लिस्टेड क्लाइंट्स हैं। मैंने पिरामल, महिंद्रा इन सब क्लाइंट्स में किया है, तो इसकी वो मुझे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे और नहीं देना भी चाहिए। आई बिलीव अगर इतने बड़े क्लाइंट्स हैं तो एक ऊपर पर्सन रहना चाहिए, फिर सीरीज़ ऑफ रिव्यू होना चाहिए ताकि क्लाइंट के पास भी एक फाइल क्लीन फाइल जाए। तो प्लस मिड साइज़ मतलब अगर आप एक बड़ी फर्म में हो, बिग फोर्स में हो, अपर मिड साइज़ में हो, तो यू गेट अ ब्रांड टैग जो आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आई थिंक बहुत हेल्प करता है। ठीक है, गॉट इट, समझ गए गाइस। तो फाइनली कौन कन्विंस हुआ वो बताओ? कौन? नहीं, आप मिड साइज, सर, आप एक मिड साइज स्टेटमेंट ज्वाइन दे दूँ, करोगे? जो हाँ, बिल्कुल। सर मैडम ने बोला अभी कि हाँ। आप बोल रहे हो कि मतलब बड़े-बड़े क्लाइंट्स होते हैं। स्मॉल साइज़ में ऑफ कोर्स ठीक है, इतने बड़े-बड़े क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, लिस्टेड कंपनीज़ के क्लाइंट नहीं मिलेंगे। लेकिन आप वैसे नहीं बोल सकते, अगर बड़े क्लाइंट्स हैं तो ही एक्सपोज़र मिलेगा। एक्सपोज़र इज़ द थिंग कि व्हाट द वर्क यू एक्चुअली डू। एंड जैसे आप बोल रहे थे कि रेफरेंस मतलब जल्दी आपको प्रेफर कर लेते हैं, तो अगर प्रेफरेंस वाली चीज़ आती है तो वो एक पर्सपेक्टिव हो जाता है कि ठीक है, आपको इंटरव्यू के लिए जल्दी आपको ले लेंगे, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देके आपको प्रायोरिटी देंगे। लेकिन आफ्टर इंटरव्यू आपका ओन कैपेबिलिटीज़, आपके ओन स्किल्स काम आते हैं। एंड अगर आप मिड साइज़ या बिग फोर्स में हो तो आप एक पर्टिकुलर एरिया में आपने वर्क किया रहेगा। यू विल बी स्पेशलिस्ट इन पर्टिकुलर एरिया। बट इन स्मॉल साइज फर्म आपको सब पता रहेगा कि स्टार्ट टू एंड की छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको पता होगी कि जीएसटी क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, या नॉर्मल चीज़ें रेरा क्या होता है, टैक्स ऑडिट्स क्या होते हैं, क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, आईटीआर्स कैसे फाइल होते हैं। एक बेसिक इंडियन जो लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि सीए है,
तो इसको तो टैक्स वाली सारी चीज़ें पता होगी। तो कई सारे मेरे रिलेटिव्स पूछते हैं कि यार मैं ये बिज़नेस चालू कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा इतना-इतना प्रॉफ़िट होगा, तो इस पे मेरे को टैक्स पे होगा कि नहीं होगा? एंड अगर मैं कोई और ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, सपोज़ आप जैसे यूएस टैक्सेशन में हो, तो मैं तो इस चीज़ का आंसर ही नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, आई एग्री कि मैं यूएस टैक्सेशन का कुछ आंसर नहीं कर पाऊँगा। बट हाँ, मैं खाली यूएस टैक्सेशन में नहीं रहूँगा, मेरे को सब चीज़ें पता रहेगी। आई बिलीव जैक ऑफ ऑल इज मास्टर ऑफ नन। तो आप किसी चीज़ में स्पेशलाइज़ करो, आप उसको करो, आप उसके मास्टर बनो, तो वो एक बेटर चीज़ है मेरे हिसाब से। आई एम नॉट कंप्लीटली कॉइन हैज़ बोथ द साइड। तो आप जो बोल रहे हो आपके वर्ड में आप सही हो, मेरे वर्ड में मैं सही हूँ। बट आप एक साल में सब काम थोड़ा-थोड़ा कर इससे बेटर है आप एक ही काम में स्पेशलिस्ट बन जाओ। So So universally even it's if you say nothing is good ऐसा कि पे मतलब वाइज़ आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपको क्या करना है आगे आपके करियर में, उस पे डिपेंड करता है स्मॉल साइज लो या मिड साइज लो। अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है देन गो फॉर मिड साइज और बिग फोर्स। अगर आपको नहीं सब करना है, आपको आगे प्रैक्टिस शुरू करनी है, आपको खुद का वर्क करना है, देन गो फॉर स्मॉल साइज एज पर मी, व्हाट आई बिलीव। She करेक्ट, was saying करेक्ट। something pay wise. Something. पे वाइज़ डिफ़र करता है और Okay. बहुत इफ़ यू आर अ स्पेशलिस्ट अगर हम आप ये सोचो आप डॉक्टर मान लो, एक डॉक्टर फिज़िशियन की फ़ीस वुड बी लेस देन अ स्पेशलिस्ट इन न्यूरोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट। तो यही चीज़ है। अगर आज मुझे यूएस टैक्स में आई एम स्पेशलाइज़िंग इन दैट तो बहुत कम लोग को इसके बारे में पता है। मतलब फिर भी देयर आर मेनी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत सारी फर्म्स मिल जाएँगी जिनसे हमें एक नॉर्मल गाइडेंस मिल जाएगी। बट इस बारे में तो बहुत ही कम लोग को पता है और इतना ज्ञान है। तो मुझे लगता है पे वाइज़ उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है जो कम लोग को आता है। मीन्स मैं आपके पे वाइज पे एक चीज़ मेरे को याद है, मेरे प्रोफेसर जो थे मेरे को सीए इंटर में पढ़ाते थे, मेरे को 11th से उन्होंने पढ़ाया। ही यूज्ड टू से कि मतलब उनका ये लाइन ही था कि बच्चा लोग पैसों के पीछे मत भागना, नॉलेज के पीछे भागना। कब तक? नहीं, आफ्टर बिकमिंग ए सीए वी विल अर्न अ गुड अमाउंट, नो डाउट। बट हाँ, इन आर्टिकलशिप वी यूज्ड टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज, जिधर से मिले। जैसे वो रैंचो का है, जिधर से ज्ञान मिल रहा है ले लो, जो भी मिल रहा है ले लो। ठीक है, बट आपको सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल्स मैटर कि आपको पैसा मैटर करता है सीए बनने के बाद भी। अगर आप एक अच्छी फर्म से करते हो तो आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है। अगर आपने एक अच्छी फर्म से किया, बड़ी अपर मिड साइज़ से तो आपका इंडस्ट्रियल ईज़िली लगेगा, आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। बस दैट्स द Yeah, डिफरेंस। I agree on this. Awesome. चलो कोई तो agree हुए एक दूसरे से. So I think very good, like very and very entertaining of course. But at the same time I'll give a final message and मेरे को जो लगता है कि like सब लोग जो देख रहे हैं वीडियो, it's very important to figure out कि what ultimately you guys want to do. ठीक है? अगर आपको लगता है कि you want to experiment and you want to like figure out कि क्या क्या करना है, then mid size firm is a good option or small size is a good option where you get rotation across all the departments. But if you want a brand, if you want to go for an MBA, if you want to like just do something, have a very corporate experience at an early stage of your career, then Big Four is like the best option because like the kind of clientele, the kind of network, the kind of exposure that you get, बहुत जल्दी आपको एकदम इंटरनेशनल एक्सपोजर या लाइक यू नो लाइक गुड एक्सपोजर भी मिल सकता है. इंटरनेशनल एक्सपोजर एज इन लाइक इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करना है एक्सेट्रा. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अल्टीमेटली करना क्या है. किसी को अगर प्रैक्टिस सेटअप करनी है, उनके पापा का ओल्ड प्रैक्टिस है एंड उनको लगता है कि वो एक्सपैंड करना है, देन मिड साइज फॉर्म स्मॉल फॉर्म में जाके सीख लेना कि कैसे क्या होता है. दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. किसी को अगर जॉब करना है, सीईओ बनना है एक बड़े कंपनी का, देन बिग फोर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड देन गोइंग इनटू दैट कंपनी, दैट इज अ गुड ऑप्शन. सो देयर इज नो राइट और रॉन्ग, बट द अल्टीमेट पॉइंट इज दैट डिपेंड करेगा कि किसको अल्टीमेटली लाइक क्या चीज करनी है, उसके लिए रेलेवेंट ऑप्शन रहेगा. बट अमेजिंग, थैंक यू सो मच गाइस फॉर डूइंग दिस. बहुत बहुत मजा आया ये वीडियो करके एंड गॉट टू नो एवरीथिंग अबाउट योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस. Last message that you want to give anyone who's watching this video who wants to get an articleship after their intermediate is over? तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहो, क्योंकि आर्टिकलशिप मिलती ही मतलब 90% लिंक्डइन से है। मतलब कंपनी पोर्टल्स भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट लिंक्डइन से सिंस मेरे को मिली है तो मैं वही उसके लिए वाउच कर सकती हूँ. सो बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. लिंक्डइन पे आप एल्गोरिथम होता है तो आप लाइक करो वैसी चीज़ों को, तो वैसे ही आपको चीज़ें दिखेंगी कि आर्टिकलशिप वैकेंसी कहाँ है, वैसी चीज़ें शेयर करो और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करो वो सब चीज़ें. तो डेफिनेटली लिंक्डइन बेस्ट सोर्स है आर्टिकलशिप फाइंडिंग करने के लिए. मुझे लगता है जस्ट नॉट लिंक्डइन प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। उसके अलावा आप मेल्स करो, 100 मेल्स करो, 200 मेल्स करो। एट अ टाइम आपको एकदम डीमोटिवेटेड लगेगा कि 1 महीने बाद कोई कॉल्स नहीं आ रहे, मेरे साथ भी हुआ, कोई जेन्युइन रिवर्ट नहीं आ रहे, बट
डू मोर, मतलब सेंड 100 मोर मेल्स, सेंड 100 मोर फॉलो अप, क्योंकि आउट ऑफ 100 1 कन्वर्ट हो जाता है। सो आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के लिए ठीक है, लिंक्डइन एंड ऑल पे लोगों को फॉलो करो, लेकिन फर्स्टली जो आपके सीनियर्स हैं जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं या जिन्होंने कर ली है, जो सीएस है, टॉक टू देम, आस्क देयर एक्सपीरियंसेस एंड क्या क्या सेक्टर्स है, कौन कौन से डोमेन्स है जो जिनमें उनका इंटरेस्ट है। एंड नॉर्मली बेसिकली लोगों का एक माइंडसेट होता है कि आर्टिकलशिप में खाली इतना ही होता है कि यहाँ टैक्स होगा, स्टैट ऑडिट होगा, इंटरनल ऑडिट होगा, बस उससे ज़्यादा कोई डिपार्टमेंट्स होते नहीं। मतलब जनरली जो रिमोट एरियाज पे जो स्टडी कर रहे हैं सीएस, आर्टिकल से इंटर कर रहे हैं, उनको खाली उतना ही पता होता है कि खाली ये डिपार्टमेंट्स ही है। तो उनको और भी डिपार्टमेंट ढूंढने चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किधर है, लाइक वैल्यूएशंस हो गया, ड्यू डिलिजेंस हो गया, सीएफओ हो गया। तो उन सब में भी उन सारे जो भी उन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उनसे बात करनी चाहिए। तो उनके प्रोफेसर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए कि कौन से सेक्टर में जाना बेटर रहेगा, कि एंड खुद फर्स्टली खुद का इंटरेस्ट किस में है उनको वो फाइंड आउट करना चाहिए, एंड देन दे शुड गो फॉर देयर आर्टिकलशिप। एंड देयर करियर गोल्स क्या है, कि प्रैक्टिस करना है या स्पेशलिस्ट बनना है। ऐसे कोई वेबसाइट्स या रिसोर्सेज है जहाँ पर पता चलता है कि कौन से फर्म में वैकेंसी है अगर किसी को अप्लाई करना है तो? लिंक्डइन पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज के पेजेस होते हैं, आई थिंक उधर से देखना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पोस्ट करते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर आर्टिकल्स। और मतलब मेरे को आर्टिकलशिप के टाइम पे तो रोज़ ही जैसे ही मैं लिंक्डइन खोलती थी, ऐसी कम से कम एक टाइम पे एटलीस्ट 5 पोस्ट ऐसे बैक टू बैक दिखती थी कि वी आर लुकिंग फॉर आर्टिकल्स, ये वो। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज के पेजेस होते हैं, आई थिंक उनको फॉलो करना चाहिए। और जो कंपनी के पीपल वाला पेज है, जैसे कोई भी कंपनी है उसके पीपल वाले पेज पे जाओ और उसमें अपना जॉब आपको जो भी चाहिए आर्टिकलशिप उस पे सर्च करो और वहाँ से भी यू कैन लुक फॉर इट। There are many WhatsApp group, आर्टिकलशिप हंट कर है। आई कांट एग्जैक्टली रिकॉल द नेम, बट लिंक्डइन पे लोग अपने ग्रुप्स के बारे में डालते हैं, वहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। तो वहाँ से एक तो आप जैसे अप्लाई कर रहे हो आर्टिकलशिप के लिए वैसे तो करोगे, प्लस यू विल इंटरेक्ट विद 100 नंबर ऑफ पीपल जो आपके जैसे हैं, जो आपके जैसा सेम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप उनसे फॉलो अप ले सकते हो कि तुम्हें यहाँ से कॉल आया, मुझे आया, तो क्या क्वेश्चंस पूछे, ऐसे पता चल जाता है। Alright. Amazing. Cool. Thank you so much guys for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके and wish you all the best for your CA studies as well. And we'll do another podcast once you guys become chartered accountants and उसके बाद वाली journey. But thank you so much once again and all the best for your future endeavors. Thank you, Thank you Kushal. so much. Thank you. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से questions है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से questions है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से parts है आपको लगता है trim करने चाहिए थे, हमें comment section में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.